चाइना का कैसे सोचा फिर अल्टीमेटली? आई कुड नॉट डू वेल इन माई नीट एग्जाम, और वहां पे भी आई डिड नॉट हैड एनी मेंटर टू टेल मी कि यार एक ड्रॉप लेना फाइन होता है। उस टाइम पे किसी डॉक्टर से कनेक्ट किया, ही टोल्ड बाहर से करा दो। ऑलमोस्ट एडमिशंस क्लोज हो गई थी चाइना की, तो एक कोई कॉलेज था जो उस टाइम पे बचा था और पंचकुला का ही ऑफिस था उनका एजेंसी का, वहां पे बात करी एंड करवा दी फटाफट एडमिशन। चाइना में भी रैगिंग हो रही है? इंडियंस थे सारे सीनियर्स भी, 60 लोगों का बैच है तो 55 तो इंडियंस ही हैं। ऐसा है क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ज्यादातर लोग क्लियर नहीं कर पा रहे एफएमजी एग्जाम। अब कर पा रहे हैं क्योंकि पहले नीट Okay. क्वालिफाई होना भी जरूरी नहीं होता था, हम्म। तो कोई भी उठ के जा रहा है। अगर आप चाइना से इंटर्नशिप करके आते हो तो वो वैलिड है इंडिया में? 2021 नवंबर 17 से पहले जिन लोगों की एडमिशन हो रखी है उनकी चाइना वाली वैलिड है यहाँ पे। एजेंट अगर किसी बच्चे को लेट्स से कि रशिया भेजता है तो बच्चे से भी वो कमीशन लेगा, एग्जैक्टली यूनिवर्सिटी से भी कमीशन Exactly. लेगा, बट चाइना में वो चीज नहीं है। नहीं चाइना में ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज हम डायरेक्टली भी एडमिशन करा सकते हैं। बच्चे बाहर एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हैं तो कौन से ऐसे हिडन टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जो एजेंट उनसे छुपाता है? सबसे पहले वो सपने ये दिखाते हैं कि गोइंग इनटू वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, इंटर्नशिप वाला रूल छुपाया जा रहा है। वो बोलेंगे हाँ होती है, और वहां जाके बच्चे को पता लगता है तो होती नहीं है। लाइसेंस वाली चीज का तो सबसे बड़ा घपला चल रहा है इस टाइम। जो कि लाइसेंस तभी मिलेगा जब आप जिस कंट्री में जा रहे हो उसकी लैंग्वेज में आप एग्जाम वहां का क्लियर करोगे। एग्जैक्टली इंडिया में आके काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है एफएमजी के टूवर्ड्स। इंडिया के अंदर कुछ भी कर लो, पीपल विल पुल यू डाउन। एक होता है एफएमजी आईएमजी, फिर आईएमजी फ्रॉम गवर्नमेंट, आईएमजी फ्रॉम प्राइवेट, फिर आपने एम से करी है, नॉन एम से करी है। अब तो ऐसा लगता है कि सिर्फ अमीर का बच्चा ही डॉक्टर बन सकता है इंडिया में। हाँ ट्रू, इतना एमबीबीएस की सैचुरेशन बढ़ती जा रही है, 1 करोड़ का रिटर्न कब आएगा कुछ नहीं पता। और कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ से लोग जाते हैं चाइना में एमबीबीएस करने? ईरान, अफगानिस्तान, बहुत कंट्रीज के बच्चे थे। एज एन इंडियन आपने कभी ऐसे रेसिज्म फेस करा चाइना में? नेवर। आपने एमबीबीएस करी है चाइना से तो आपने ना वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम अच्छे से देखा होगा, एंड अभी आप इंडिया में हो। कंपैरिजन अगर करें तो किसका बेटर है? व्हेन इट कम्स टू इमरजेंसी ट्रीटमेंट, इंडिया नंबर 1 है। अगर आप बोलो कि यार आपको ना इस टाइम से एफएमजी एग्जाम की प्रिपरेशन ना स्टार्ट कर देनी चाहिए, 6 महीने मोर देन इनफ। अगर कोई स्टूडेंट उसको किसी एजेंसी के थ्रू नहीं जाना है चाइना, उसको इंडिपेंडेंटली अपनी रिसर्च करके जाना है। आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना है उसकी आपको वेबसाइट मिल जाएगी, आपको वहाँ पे मैनेजमेंट के कॉन्टैक्ट ईमेल्स मिल जाएंगे, जितनी भी ईमेल्स है सबको मेल कर दो। अगर आपको दोबारा से एमबीबीएस करनी है तो अभी भी आप चाइना चूज करोगे? पहली बात मैं एमबीबीएस दोबारा नहीं करूँगा। यूरोपियन यूनियन की किसी कंट्री में जाता, रोमानिया हो गया, हंगरी हो गया, यू गेट द रजिस्ट्रेशन टू प्रैक्टिस ऑल अक्रॉस ईयू। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनएडिटेड विद अतुल। फ्रेंड्स, आज का जो मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है वो मैंने एक बहुत ही फेमस एंड बहुत ही क्रिएटिव एक क्रिएटर है हमारे, जो कि प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, डॉक्टर यशांक के साथ मैंने आज का पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है। एंड इतनी फनी कॉन्वर्जेशन, इतनी नॉलेजेबल कॉन्वर्जेशन थी आज की हमारी, इतनी इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन थी। फ्रेंड्स, डॉक्टर यशांक के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो डॉक्टर यशांक ने अपनी एमबीबीएस करी है चाइना से, एंड देन चाइना से आके उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एफएमजी एग्जाम क्लियर करा, एंड अभी उन्होंने रिसेंटली अपना एक स्टार्टअप लॉन्च किया है जिसका नाम है एफएमजी बूस्टर्स, एंड जिसके थ्रू वो मेंटरशिप देते हैं उन स्टूडेंट्स को जो कि एफएमजी के लिए प्रिपेयर करते हैं। एंड अगर मैं बात करूं डॉक्टर यशांक की क्रिएटिविटी की, तो डॉक्टर यशांक को 2 बारी एफएमजी क्रिएटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट में हमने डिस्कस करा कि कैसे एजेंट्स उन बच्चों को मिसगाइड कर देते हैं जो बाहर से एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं, उनसे कैसे पैसे निकलवाए जाते हैं, क्या क्या हिडन कॉस्ट्स होती हैं जो कि एक इंडियन पेरेंट को नहीं पता चलती हैं, एंड जो कि स्टूडेंट को बाद में जाके पता चलती हैं जब वो उस कंट्री में चला जाता है और वहाँ पे वो फिर प्रॉब्लम्स फेस करता है। ऐसे ही काफ़ी सारे इंसाइट्स डॉक्टर यशांक ने हमारे साथ आज शेयर करे। आई होप कि आपको पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगा। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो आज की अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अगर आपके कोई भी डाउट हो बाहर पढ़ने जाने को लेके, बाहर एमबीबीएस जाने को लेके, या फिर अगर आप एफएमजी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड अगर आपको डॉक्टर यशांक के साथ कनेक्ट करना है, तो मैं डॉक्टर यशांक का लिंक सोशल मीडिया के चैनल्स अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ से डॉक्टर यशांक को रीच आउट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो डॉक्टर यशांक, थैंक यू सो मच यार इतने शॉर्ट टाइम पे आने के लिए, क्योंकि मेरे को तो ये पता है कि डॉक्टर्स का जो वो लाइफस्टाइल होता है या फिर उनका जो डे होता है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। तो थैंक यू सो मच अपने इतने हेक्टिक शेड्यूल में से टाइम निकाल के पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने आने के लिए। I would say thank you to you, पहले तो, that you gave a chance and invited me to this podcast. And I think अभी मैं उतनी रेस में घुसा नहीं हूँ अभी डॉक्टर्स की, कि मैं अभी इन चीज़ों के लिए टाइम ना निकाल पाऊँ। तो प्रॉब्ली वंस आई एम डन विद माई इंटर्न ईयर तो शायद उतना ज़्यादा हेक्टिक लाइफ में घुस जाऊँगा, तब शायद चीज़ें डिफिकल्ट हो। बट राइट नाउ आई थिंक आई एम मैनेजिंग वेल कि मैं ये सब चीज़ों पे भी अच्छा खासा टाइम दे पाऊँ और आप लोगों के साथ बैठ के पॉडकास्ट शूट कर पाऊँ। नाइस। तो यार यशांक, मेरे को ना सबसे पहले ये बताओ कि आपने एमबीबीएस करी हुई है, अभी आप इंटर्नशिप कर रहे हो, कंटेंट क्रिएशन में भी आप हो, एंड जो मेरी नज़र जब मैंने आपकी प्रोफाइल इंस्टाग्राम पे देखी तो उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि 2 times एफएमजी क्रिएटर ऑफ द ईयर अवार्ड आपको मिला है।
भाई इतना टाइम डॉक्टर्स को कहाँ से मिल रहा है? कंटेंट क्रिएशन भी, फिर अवार्ड्स भी आप ले रहे हो। सो बेसिकली मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी थी. ओके. आई वुड से व्हेन आई वाज इन माय सेकंड ईयर ऑफ मेडिकल कॉलेज एंड अब मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ. तो आई थिंक दैट इज़ द एक्स्ट्रा एज आई हैव कि अब मुझे पता होता है कि कब कट ऑफ करना है और कब एक्चुअली टाइम देना है. तो आई हैव दैट स्विच विद मी. आइडली जो लोग अब स्टार्ट करते हैं दे आर वेरी डेस्परेट फॉर कंटेंट क्रिएशन क्योंकि दे सी ऑल द, कहते हैं ना, वो सब बढ़िया बढ़िया दिख रहा होता है तो दे गिव एवरीथिंग टू दैट. तो बट मैंने क्योंकि बहुत पहले स्टार्ट कर लिया था तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जब वो स्विच ऑन ऑफ करना होता है मैं कर लेता हूँ. तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि आई बैलेंस इट वेल एंड आई थिंक सब लोग कर सकते हैं इफ दे नो हाउ टू बैलेंस दैट स्विच, आई वुड से. राइट. तो यार अभी इंटर्नशिप के बारे में बताओ, कैसी चल रही है इंटर्नशिप? तो पूछो मत. इट्स प्रीटी चिल आई वुड से. ओके. क्योंकि हुआ ये था कि जब मैंने ये अपनी वो होता है ना प्रायोरिटी लिस्ट फिल की थी तो ये कॉलेज मुझे पता था मेरे को मिलने वाला है बट आई वाज नॉट इन इंडिया एट दैट टाइम. दैट दिस वाज द ओनली गवर्नमेंट कॉलेज इन हरियाणा अवेलेबल, मतलब जो मुझे लग रहा था मेरे को मिलेगा. ओके. क्योंकि इस बार कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा था. तो रैंक नीचे जाने वाली थी, मुझे पता था. काम कम है ये भी मुझे आइडिया था बट इतना कम होगा मुझे नहीं पता था. तो बट आई वुड से आई गॉट लकी विद दैट क्योंकि आई कुड गेट मोर टाइम to what I was doing other than my MBBS journey. So be it my startups, be it my content creation, be it anything. So it came out positive thing for me. I don't know about the other co-interns कि उन लोगों को कैसा फील हो रहा है बट मेरे को लगा कि मेरे को ये प्रिविलेज मिली है. So I should make best out of this year, be it my PG preparation or the content creation or anything out there. तो मेरे को तो सही लग रहा है अभी तक. हालांकि there is very less scope to learn at this place. Always a medical college, but इट्स अ न्यू मेडिकल कॉलेज. तो इसलिए थोड़ा सा भी स्कोप ऑफ लर्निंग थोड़ी लिमिटेड है. बट होपफुली आफ्टर माय इंटर्न ईयर व्हेन आई गेट इनटू माय रेजिडेंसी और इनटू द जेआरशिप आई वुड श्योरली लर्न मोर एंड एग्जीक्यूट मोर बेटर एज अ डॉक्टर. नाइस. तो यार मेरे को ना आपकी थोड़ी सी जर्नी ना पीछे से शुरू करते हैं. ओके. कि आपने 12th क्लियर करी है एंड कोई भी स्टूडेंट होता है वो प्रिपेयर कर रहा होता है नीट के लिए, है ना? तो वहाँ से मेरे को बताओ कि कैसे कैसे जर्नी आगे बढ़ी और चाइना का कैसे सोचा फिर अल्टीमेटली. सो बेसिकली हुआ ये था कि आई हैव बिन दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट जो हमेशा मतलब बस अपने अकॉर्डिंग पढ़ता है, कभी ट्यूशंस ना जाना, वो वाली चीज़. मतलब 10th तक ऐसा था. मतलब 10th के आई गेस लास्ट 3 महीने में आई वेंट टू अ ट्यूशन क्लासेस और उसके अलावा मैं हमेशा खुद ही पढ़ता आया था. ओके. 11th 12th में भी ऐसा था, बस कोचिंग लगाई जो मुझे लगा कि हाँ बेस्ट है. ली मैंने चंडीगढ़ में कोचिंग भी ली तो आई वॉज डूइंग प्रीटी वेल. बट अगेन आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे एक्चुअली मुझे लगता है किसी मेंटोरशिप की ज़रूरत थी. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई मुझे चाहिए था सीनियर जो मुझे एक्चुअली बता पाए कि मुझे कैसे करना चाहिए. उस टाइम पे हुआ ये कि बस जैसा मुझे लग रहा था मैं करता गया मेरे अकॉर्डिंग सही है क्योंकि पूरी लाइफ अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ें करता आया था इन टर्म्स ऑफ माई एजुकेशन. बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट डू वेल इन माई नीट एग्जाम. और वहाँ पे भी आई डिड नॉट हैड एनी मेंटर टू टेल मी कि यार एक ड्रॉप लेना फाइन होता है. मैंने जब घुसा 11th 12th में मेरा घर वालों की एक ही चीज़ था कि एक बार ट्राई करूंगा, नहीं हुआ तो मैं नहीं करूंगा. तो हुआ आई स्कोर्ड 481 या 480. आई थिंक ऑल इंडिया रैंक वो 60,000 के अराउंड थी, 65,000 के अराउंड थी. तो मुझे पता था कुछ नहीं मिलने वाला. आई थिंक मॉपअप राउंड में जाके केरला में एक कॉलेज था जहाँ पे मिलने की प्रोबेबिलिटी थी. अच्छा. जो कि मुझे बाद में पता लगी क्योंकि मुझे कोई पता लगा जिसने उस स्कोर में उठाया कॉलेज. बट मुझे नहीं पता था क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली को भी इतनी नॉलेज नहीं थी. मुझे सब कुछ देखना था तो मैंने वो चीज़ को निगलेक्ट कर दिया उस टाइम पे और उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया कि काउंसलिंग में बैठना भी होता है. मैंने अप्लाई नहीं किया, मुझे तो कुछ मिलेगा ही नहीं. घर वालों को भी दे वर ट्रस्टिंग मी बिकॉज हमेशा ऐसा होता आ रहा था. तो आप अपनी फैमिली में फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर? एग्जैक्टली. ओके. मतलब सब बिजनेस वाले ही हैं घर में. राइट. बहन वगैरह भी कोई भी मतलब मेडिकल में कोई भी नहीं है. इसलिए भी थोड़ा सा वो हो जाता है ना कि लोग पता नहीं होता काउंसलिंग कैसे है. एग्जैक्टली. बिकॉज जो मेरे साथ में कोचिंग में लोग थे जिनका क्लियर हुआ, मतलब जिनका मुझे पता था क्लियर होगा या जिनको फैकल्टीज को लगता था क्लियर होगा, आई न्यू मतलब उनका बैकग्राउंड था, उनको पता था चीज़ें कैसे करनी है. मुझे उनसे चीज़ें आधी सुनने में आती थी. तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ. तो मैंने तो ये सोच लिया था, मतलब आई थॉट कि मैंने तो बहुत अच्छा प्रिपेयर किया था अभी. हालांकि मुझे पता था मैंने गड़बड़ करी है. ठीक है, मतलब मैंने कोचिंग के टेस्ट नहीं दिए, मैं नवंबर से लेके मई तक घर में बैठा रहा, मैं खुद ही पढ़ता रहा. लोग कोचिंग में जाके टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, लाइक नहीं मैं तो खुद ही कर लूंगा. तो वो एटीट्यूड डिफरेंस था उस टाइम पे जो गलत था आई वुड से. तो नहीं हुआ और फिर मैंने सोच लिया कि इट्स नॉट मी, मतलब मेरी कोई गलती नहीं थी, ये भगवान की या ये यूनिवर्स की गलती है या एग्जाम की गलती है. इसने मुझे रिजेक्ट करा या इसने मेरे साथ धोखा किया है, मैं वैसे नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा. तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि अब मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा.
बिकॉज आई बिलोंग टू अ पंजाबी फैमिली, तो हमारे में रहता है ना, बोलते कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। कनाडा मुझे लगता है यार सब जाते हैं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा, आई विल डू नर्सिंग नाउ। अच्छा। तो मैंने सारी कुछ बात कर ली थी, सब कुछ हो गया था। सिर्फ लास्ट अब बचा था पैसे वैसे की सारी बात करनी थी, तो मैं पापा को लेके गया। उससे पहले मैं सब खुद ही चंडीगढ़ जाके सब कुछ करके आया हूँ बातचीत। अच्छा। तो जब वहाँ गए, पापा वाज लाइक कि नर्सिंग करनी है, अगर इंडिया वापस आना पड़ेगा तो क्या करेगा फिर? तो मैंने कहा क्या करूँ, आप बताओ, आप क्यों नहीं सुन रहे मेरी, मैं कह रहा हूँ सही है। बट देन समवट कुछ चीज़ें मतलब पापा ने किया, इधर उधर बात वगैरह करी। दैट वाज द फर्स्ट एंड ओनली टाइम जब पापा मेरी लाइफ में इतना इन्वॉल्व थे। आई वुड से, नहीं तो पापा हैज मतलब माय फैमिली हैज गिवन मी ऑल दी प्रिविलेज, आई वुड से। आई सब खुद करा है। हाँ, मतलब मैं ऑनेस्टली आई फील दैट आई एम लकी इन दैट सेंस, क्योंकि मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उस तरीके की, until unless आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, जो कि आई बिलीव आई एम नॉट डूइंग। तो दे वुड नेवर से एनीथिंग टू मी कि तू ऐसा क्यों कर रहा है या नहीं कर रहा। दे ऑलवेज से दैट यू नो बेटर, तो तू जैसा कर रहा है तू ठीक कर रहा है, अब तुझे लग रहा है तो कर ले। तो उस टाइम पे किसी डॉक्टर से कनेक्ट किया, ही टोल्ड कि हाँ बाहर से करा दो, अब नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है, इंडिया वालों के लिए भी आने वाला है। तो उस तरीके से वो प्लान बना, और बहुत लेट हो चुका था मैं ऑनेस्टली, मतलब ऑलमोस्ट एडमिशंस क्लोज हो गई थी चाइना की, हार्डली एक दो सीटें बची थी। मतलब जिन कॉलेज के बारे में मैंने रिसर्च किया था उसमें तो मेरे को सीट ही नहीं मिली, कि बंद हो गए थे। तो एक कोई कॉलेज था जो उस टाइम पे बचा था, और वो पंचकुला का ही ऑफिस था उनका एजेंसी का। वहाँ पे जाके हमने बात करी एंड करवा दी फटाफट एडमिशन विद इन नो टाइम, कि चलो ठीक है। मतलब 10 दिन के अंदर ये डिसीजन बना, और विद इन 1 मंथ आई फ्लू टू चाइना। तो इस तरीके से ये हुआ। नेवर डिड आई एक्सपेक्ट कि मैं करूँगा, क्योंकि मैं बहुत ही एंटी था MBBS अब्रॉड को लेके, बिकॉज मुझे पता था कि FMG का सीन होता है, कुछ तो होता है। हर बंदे ने बोला बाहर से नहीं करनी चाहिए, तो मुझे ये चीज़ पता थी। बट वो जब इतनी फास्ट चीज़ें हुई कि मैं ये भूल गया कि मैंने कभी डिसीजन ये भी लिया था कि मैं बाहर से नहीं करूँगा। तो बट हो गया। फिर चीज़ें और ज़्यादा खराब ही हुई जाकर, क्योंकि कोविड आ गया। क्योंकि जाते सार से सीनियर्स वर रैगिंग वो स्टार्ट हो गई, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में कॉमन होता है रैगिंग। अच्छा, वहाँ पे चाइना में भी रैगिंग हो रही है? इंडियंस थे सारे सीनियर्स भी। अच्छा। लाइक 60 लोगों का बैच है, तो 55 तो इंडियंस ही हैं। ओके। तो ऐसे ही चलता आ रहा है वाली चीज़ है। तो वहाँ जाके मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लग गया। आई थॉट कि यार दिस इज नॉट द प्लेस वेयर आई एम मेंट टू बी, आई थिंक आई डिजर्व मोर। मैं हमेशा से पढ़ता आया हूँ बहुत अच्छे से, मैं कहाँ आ गया, मतलब मैं तो ये है वो है, दे आर सेइंग कि नहीं होगा कुछ, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा, मतलब 4 दिन तक घर वाले रो रहे थे, और चौथे दिन जब मैंने रोते हुए कॉल किया तो वो चुप हो गए। लाइक कि तुझे वापस आना है तो वापस आ जा। तो मैंने बोला यार अभी थोड़ा टाइम रुकता हूँ, एंड देन विल डिसाइड। धीरे धीरे चीज़ें बेटर होनी शुरू हुई, थोड़ा अच्छा मतलब फ्रेंड सर्कल बना, चीज़ें बेटर हुई। बट फिर हम छुट्टियों में वापस आए जनवरी में ही, मतलब आई वेंट इन अक्टूबर, और जैन में पहली वेकेशन आई विंटर की। आई केम बैक एंड आते ही कोविड। फॉर्चुनेटली हम पहले आ गए थे कि हम किसी भसड़ में नहीं फंसे। बट वहाँ से लेके फिर हम ऑलमोस्ट 2 साल तक इंडिया में थे, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थी। तो 2 साल तक आपने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं चाइना में? ओके। तो वो एक बहुत ही मतलब बुरा फेज था, बट उसी फेज में मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करी थी, बिकॉज आई वाज ऑल इन माय रूम फॉर 2 इयर्स। तो उसी टाइम मैंने अपना कैमरा उठाया और बस स्टार्ट कर दिया कुछ भी क्रिएट करना। वो धीरे धीरे बिल्ड होती रही। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हो सकता है मेरी MBBS जर्नी में बहुत बड़ा एक हर्डल था जो कोविड आया, बट फॉर माई कंटेंट क्रिएशन जर्नी इट वॉज अ वेरी फेवरेबल थिंग। और उसकी वजह से आई थिंक टुडे आई एम एबल टू डू a lot of things which I can do right now, right? तो फिर 2 साल बाद हम वापस गए, and by that time I was in my 3rd year का final semester, I guess 4th year first semester। फिर MBBS कंप्लीट करी, उसके बीच में भी एक आध बार घर आया, डर ही लगता था तो कि अब कुछ ना हो जाए। तो एक PTSD हो गया था, बट ठीक है, मतलब हुआ सब कुछ, अब स्मूथली चल रहा था। एंड देन ड्यूरिंग माई इंटर्न ईयर आई गेव माई एग्जाम, जो कि FMGE फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन होता है। तो आई क्लियर दैट इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। मतलब 2025 के जनवरी में था। तो वो मैंने किया ड्यूरिंग माई इंटर्न ईयर ओनली। तो इंटर्न ईयर के दौरान वो भी हो गया। फिर मैंने और 4 महीने वहाँ पे एंजॉय किया, बिकॉज आई वॉज डन एंड डस्टेड विद समथिंग जो मेरे को हर मतलब राह चलते बंदे यही बोलते थे कि मेरा कोई एक बंदा है जो FMG है, मतलब बाहर से किया है, 4 साल हो गए, 8 साल हो गए, 5 साल हो गए। मतलब मैंने हमेशा यही सुना था, मैंने आज तक नहीं सुना था फर्स्ट अटेम्प्ट कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई एग्जाम क्लियर करता है, सुना ही नहीं था। मतलब बहुत ही कभी रेयर होगा। हमारे सीनियर्स मतलब यार ये ऐसा है क्योंकि मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ज़्यादातर लोग क्लियर नहीं कर पा रहे FMG एग्जाम। सो एक्चुअली अब कर पा रहे हैं, आज से मतलब 2 साल पहले तक नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पहले जो क्राउड MBBS अब्रॉड करने जाता था और जो अब जो क्राउड MBBS अब्रॉड करने जाता है काफ़ी डिफरेंट है। पहले नीट क्वालिफाई होना भी जरूरी नहीं होता था, तो कोई भी उठ के जा रहा है। राइट। अब एटलीस्ट नीट क्वालिफाई होना चाहिए। अच्छा। आई हैव सीन मतलब
मेरे साथ ही बहुत सारे लोग थे जिनका नीट स्कोर 400 से ऊपर था. आई हैव सीन समबडी विद 550 स्कोर आल्सो, ओके. व्हिच इज अ जेन्युइन, मतलब आप 550 में हिमाचल चले जाओ आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी. इट वाज जस्ट बिकॉज दैट पर्सन वाज बोर्न इन अनदर स्टेट जहाँ का कट ऑफ हाई है. हरियाणा का कट ऑफ बहुत हाई जाता है. उस टाइम 480 में हिमाचल में, मतलब 480 तक, जब मेरा स्कोर 40 था हिमाचल में तो मिल जाती है सीट 480 में. आज भी 520 में मिल जाता है, 510 में मिल जाती है. ओके. जब हरियाणा में आपको 560 में मिलेगी. सो दैट अगेन डिपेंड स्टेट टू स्टेट. तो ऐसे लोग जा रहे हैं अब एमबीबीएस अब्रॉड करने. तो वो लोग जब आते हैं वो फर्स्ट टाइम में क्लियर कर रहे हैं. Okay. ये जो फंसे हुए लोग हैं वो है जो बहुत साल पहले ग्रेजुएट होते हैं एंड दे हैव लॉस्ट ऑल देयर इंटरेस्ट इन दिस एग्जाम. क्योंकि हो जाता है कोई कुछ करने लग जाता है, अपने करियर डाइवर्ट कर लेता है. पर अभी व्हेन आई कैन सी, फॉर एग्जांपल माय बैच में, मेरे बैच में हमने जनवरी में हमने 30 लोगों ने पेपर दिया था. 25 ऑफ अस पास इन आवर फर्स्ट अटेम्प्ट. नाइस. सो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 70-80% का पासिंग रेट हो गया. तो अभी भी जितने भी मैं लोगों से मिलता हूँ कॉलेजेस में, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना बहुत कॉमन हो चुका है. इट्स जस्ट द रिपीटर्स हु आर स्टक इन दिस लूप. वो फंसते जा रहे हैं, वो रिपीट खेलते जा रहे हैं. अदरवाइज फर्स्ट अटेम्प्ट वाला अब मतलब प्रोबेबिलिटी और जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यार. बट विद टाइम एफएमजी का जो लेवल है वो भी तो एग्जाम का टफ ही होता जा रहा है. हाँ, मतलब इट इज़ यूनिवर्सल टू नीट पीजी आईएनआई. मतलब दे आर गेटिंग मोर यूएस से इंस्पायर होते जा रहे हैं. जैसे यूएसएमएलई होता है, दे आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दैट इन इंडिया विद द नेक्स्ट एग्जाम एंड द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टू के थ्रू. बट दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन एनी टाइम सून, दैट इज फॉर श्योर. तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्लिनिकल स्टेम्स के अंदर घुसे और थोड़ा सा ज़्यादा लोगों को ट्रिकी करे. बिकॉज 2021-22 तक तो लिटरली वन लाइनर्स आते थे पेपर में. ओके. फैक्ट बेस बहुत ज़्यादा आता था. अब चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं. बट आई थिंक इट कम्स एज अ बेटर एग्जाम ओनली बिकॉज और ज़्यादा ईजी हो जाता है चीज़ों को टैकल करना. फैक्ट्स बहुत टाइम तक मोनोटोनस बन जाते हैं. अब क्लिनिकल स्टेम्स होती हैं तो आप एटलीस्ट अप्लाई कर सकते हो. तो अब एप्लीकेशन बढ़ गई है पेपर में, और जो मेरे अकॉर्डिंग एक पॉजिटिव पॉइंट है रादर देन अ नेगेटिव पॉइंट इन टर्म्स ऑफ एफएमजी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है. राइट. सो यार जैसे आपने एजेंसी को अप्रोच करा बाहर जाने के लिए, चाइना जाने के लिए, तो वाई चाइना? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो मैंने सुना है वो रशिया जाते हैं, कजाकिस्तान जाते हैं, उज़्बेकिस्तान हो गया, जॉर्जिया हो गया. तो चाइना में एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है ही, फिर ऊपर से फूड का भी प्रॉब्लम है. एंड तो ये सारा जो प्रोसेस होता है ये कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ. टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने एमबीबीएस अब्रॉड चूज़ किया था उस टाइम पे रेयरली कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती थी. इट वाज जस्ट कि तुम किसी से बात करोगे या कोई करके आया है, तुम उससे बात कर लो और पता लगा लो. आज तो सोशल मीडिया पे इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तुम कॉलेज का नाम सर्च करो, तुम्हें 10 सीनियर मिल जाएंगे, तुम बात कर लोगे. राइट. तो उस टाइम मेरे को कुछ नहीं आइडिया था कि क्या करना है. देयर वाज वन चाइल्डहुड फ्रेंड जो यूक्रेन में उस टाइम पे थी. बट मेरा ऐसा था कि नहीं, यूक्रेन नहीं जाना. मतलब मुझे थोड़ा डेवलप्ड कंट्री की तरफ घुसना है, थोड़ा सा जो वो है इंडिया के पास हो, ऐसा सब चीज़ें थी. नेपाल वॉज वेरी एक्सपेंसिव एंड मुझे नहीं लग रहा था कि नेपाल वुड बी अ बेटर प्लेस फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और कुछ ना कुछ वो डॉक्टर ने भी चाइना का सजेस्ट किया था. इसलिए ब्लाइंडली इट वाज लाइक कि एक तो चूज करनी है. और वो एजेंट ने बोला चाइना बेस्ट है, क्योंकि एजेंसीज में ऐसा होता है एजेंट जिस जगह की एडमिशन करवाएगा वही बेस्ट है. आज अगर मैं एजेंट बन जाऊंगा और मैं अगर फॉर एग्जांपल यूक्रेन में एडमिशन कराता हूँ तो मैं यही बोलूँगा यूक्रेन अच्छा है. तो मैं जिसके पास गया वो चाइना में एडमिशन कराता था तो उसने बोला चाइना अच्छा है, ये ऐसा है वैसा है, बाकी लोग ऐसा है, बाकी लोग का वैसा है, यहाँ पे ऐसा है. तो अलग बहुत बढ़िया है, यही कर दो. तो मैंने तो उतना दिमाग ही नहीं लगाया, क्योंकि ऑलरेडी मुझे ये पता था कि मैं बहुत ही एंड डेट्स पे हूँ. इस टाइम पे मैं ज़्यादा दिमाग घुमाऊंगा तो मेरा रह जाएगा, 1 साल खराब हो जाएगा और ज़्यादा. तो मैंने इसलिए उस टाइम पे चाइना को फटाफट चूज़ कर लिया था. चाइना के और क्या प्रोज होंगे वो मेरे को पता ही नहीं था. मतलब मेरे को ये बाद में पता लगा कि हमारी इंटर्नशिप भी वैलिड होती है, तो हमें इंडिया की रिपीट नहीं करनी पड़ती है. तो कोविड की वजह से हो गया इशू. अभी मेरे बैचमेट्स हैं जिनको डायरेक्टली पीआर मिल गई है, बाकी स्टेट्स अभी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो ये स्टेट टू स्टेट डिफरेंसेस आते हैं रूल्स. अच्छा, अगर आप चाइना से इंटर्नशिप करके आते हो तो वो वैलिड है इंडिया में? हाँ, मतलब बिफोर 2022 बैच, मतलब 2021 नवंबर 17 आई गेस इज द थ्रेशोल्ड डेट. उससे पहले जिन लोगों की एडमिशन हो रखी है उनकी चाइना वाली वैलिड है यहाँ पे. तो उनको इंटर्नशिप रिपीट नहीं करनी है. तो मेरे बैचमेट्स हैं उनकी हो गया डायरेक्ट पीआर, दे आर नॉट इंटर्निंग राइट नाउ. उनको लाइसेंस मिल गया. तो दैट इज़ हाउ आई गॉट इनटू चाइना. और बाकी पर्क्स मुझे बाद में पता लगे. हालांकि आई वुड से इट इज़ अ मच बेटर प्लेस बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी लिमिटेड. बाकी जगह क्या होता है कि सीट्स 50 हैं, एजेंट्स 150, 200, 400 बच्चे भी फिल कर देते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? मतलब अगर सीट्स 50 हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो लोग घपले कर लेते हैं. चाइना में प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक भी नहीं है, ऑल आर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़. एंड वो उनकी एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से सीट्स आ रखी हैं कि 60 ही सीटें हैं, 60 सीट्स ही हैं इस कॉलेज में, या इस कॉलेज में 80 सीट्स हैं, उतनी ही फिल होंगी, एक भी बच्चा एक्स्ट्रा फिल नहीं हो सकता. दैट्स हाउ इट वर्क. वहाँ पे इस फालतू की कोई करप्शन नहीं है इस चीज़ों को लेके.
वहाँ पे एजेंट्स कैन नॉट मेक एनीथिंग थ्रू यूनिवर्सिटीज, जो हमसे पैसा Okay. ले लिया. बट व्हेन इट कम्स टू अदर कंट्रीज, दे हैव मनी फ्रॉम ईच वन ऑफ द थिंग जो बच्चा वहाँ कर रहा है. उनके हॉस्टल से अच्छा. पैसा, उनके खाने से पैसा, उनकी फीस में से पैसा, हर जगह से पैसा मिलता है बाकी जगह पे. तो एजेंट अगर किसी बच्चे को लेट्स से कि रशिया भेजता है, तो बच्चे से भी वो कमीशन लेगा, एग्जैक्टली. यूनिवर्सिटी से भी कमीशन Exactly. लेगा, बट चाइना में वो चीज़ नहीं है. नहीं नहीं, चाइना में ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज हम डायरेक्टली भी एडमिशन करा सकते हैं. तो मुझे अब पता लगा है, मतलब जब मैं अच्छा. घुसा था तब पता लगा मुझे, उससे पहले मुझे आइडिया नहीं था कि ओके. अब अगर मैं चाहूँ तो आई कैन कनेक्ट डायरेक्टली विद द मैनेजमेंट एंड दे कैन एग्जीक्यूट इट ऑन देयर ओन. दे डोंट इवन नीड टू पे अ सिंगल पेनी टू एनी एजेंट. ओके. बट ये चीज़ बाकी कंट्रीज में नहीं हो पाती है, बिकॉज एजेंट्स हैव अ वेरी गुड मोनोपोली इन कॉलेजेस. मतलब एक कॉलेज में अगर एक एजेंट बैठा है तो सारी एडमिशन उसी एजेंट के थ्रू ही होंगी. ओके. इवन यूनिवर्सिटी कैन नॉट डू एनीथिंग. तो उन्होंने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स ले रखे हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ. हम्म. बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 2021 रूल्स चाइना काफ़ी ज़्यादा सप्रेस हो गया बिकॉज ऑफ द न्यू रूल्स. अब लोग नहीं प्रेफर कर रहे हैं, हालांकि दोबारा एजेंट्स ने प्रमोट करना शुरू कर दिया. बट इट मेक्स जीरो सेंस टू मी, बिकॉज जो न्यू रूल्स हैं फॉर एफएमजीज कि आपको इंटर्नशिप करनी है, हालांकि वो वैलिड है, वो हो जाएगा चाइना में, बल्कि बाकी जगह पे नहीं हो पाएगा. ओके. बट इफ यू वांट टू कम बैक एंड प्रैक्टिस, यू नीड टू हैव द लाइसेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री वेयर यू डिड योर एमबीबीएस फ्रॉम. सो सपोज इफ आई हैव डन इट फ्रॉम चाइना, आई नीड अ लाइसेंस फ्रॉम चाइना, मेडिकल लाइसेंस, या मुझे कोई रजिस्ट्रेशन चाहिए जो कि मुझे नहीं मिल सकती बिकॉज आई हैव टू अपीयर इन एन एग्जाम, क्योंकि चाइनीज लैंग्वेज में होता है. मैंने लैंग्वेज एग्जाम क्लियर किया हुआ है, लाइक HSK 4 लेवल तक आई हैव क्लियर, मतलब B2 लेवल तक आई हैव क्लियर्ड माय चाइनीज. ओके. विद दैट लेवल ऑफ चाइनीज आई कैन नॉट क्लियर द मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम. वो एक FMG है एक तरह का इन देयर लैंग्वेज. यहाँ करेक्ट. 20% 18% का पासिंग रेट है, वहाँ पे कहाँ से इतना, मतलब इतना भी हो जाए तो बड़ी बात हो जाएगी. सही बात है. बट स्टिल अभी भी एजेंट्स पागल बना रहे हैं, बच्चे पागल बन रहे हैं, एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स इट. एंड व्हाट दे से इज कोई बात नहीं आ पाए तो बाहर चले जाएंगे. हमें भी पता है, हम ग्रेजुएट होकर बैठे हैं, कितनी सैचुरेशन है, बीट नाउ ऑस्ट्रेलिया, बीट US, बीट UK, हर जगह सैचुरेशन है. यू कमिंग आउट एज अ ग्रेजुएट आफ्टर 4 years, यू डोंट इवन नो व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट. राइट. तो इसलिए मतलब मुझे लगता है बेवकूफ़ी है राइट. जो बच्चे करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द हाफ बेक नॉलेज अवेलेबल ऑन यूट्यूब. और मैंने बहुत कोशिश करी थी. आई माई सेल्फ स्टार्टेड माई ओन एजेंसी टू इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त, व्हेन आई वाज टेलिंग एवरीथिंग ट्रुथ अबाउट इट, कि ये सब है, हम इसको इस तरीके से टैकल कर सकते हैं. डू यू वांट टू गो, देन आई कैन हेल्प यू आउट. लोगों को लग रहा था मैं पागल बना रहा हूँ. हाँ. नोबडी वाज ट्रस्टिंग मी. उनको ट्रस्ट हो रहा था एजेंसी पे. देन आई क्लोज्ड इट. मुझे समझ आ गया कि नहीं होना इनसे. इन्होंने करना वही है जो मैंने किया था अपने टाइम पे. राइट. राइट. ठीक है, मुझे भी उस टाइम पे कई सीनियर्स ने बोला कि मैं इससे तेरे को, तुम्हें को 40-50 हज़ार रुपये दे दियो, मैं तेरा सारा काम करा दूंगा जो तू जिस चीज़ के तू 4 लाख रुपए दे रहा है फॉर एग्जांपल. मुझे लगा वो 4 ले रहा है, ये 50 ले रहा है, तो सर्विस डिफरेंस होगा. राइट. कि ये गलत ही कुछ कर रहा ये तो होगा. गलत कर रहा होगा, या तो ये तो कुछ करेगा नहीं जो ये करेगा. राइट. एंड उस बंदे ने आज के बाद मेरा फ़ोन नहीं उठाया. मतलब आई जेन्युइनली नीडेड सम डॉक्यूमेंट्स. मेरे को इतनी प्रॉब्लम हुई बीच में. आई टेक्स्टेड हिम, ही नेवर पिक्ड अप माय कॉल. मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई ना देना, मतलब इतना कुछ फेस किया है मैंने. मतलब उसकी वजह से हो सकता है मैं FMG के एग्जाम भी ना दे पाता. बट फॉर्चुनेट इनफ कि मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे डॉक्यूमेंट मिल गए. मतलब उनके बाद बोलते मैं तो मैं कोर्ट के धक्के खा रहा था इस पॉइंट ऑफ टाइम. राइट. बट स्टिल पीपल वांट टू डू दैट. मतलब लोगों को घुसना है उसके उस जर्नी के थ्रू, और वो घुसेंगे ही घुसेंगे. मतलब तुम कुछ भी कर लो. मैंने कोशिश कर ली, मैंने रील्स बना के देख ली पेज पे. रील्स पे 50-50 1-1 लाख व्यूज थे. बट स्टिल पीपल हैड टू चूज द प्री एग्जिस्टिंग एजेंट्स. सो आई क्लोज्ड इट. आई लाइक मैं इनके एग्जिट का ही ध्यान देता हूँ. ये जब करके आएंगे तो क्या करना है. आई विल वर्क ऑन माय ओन अदर स्टार्टअप्स, बट आई विल नॉट गेट इनटू दिस एजेंसी थिंग एनीमोर. नाइस. तो यार मतलब जो बच्चे बाहर MBBS करने के लिए जा रहे हैं, तो वो कौन से ऐसे हिडन टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जो एजेंट उनसे छुपाता है? सबसे पहले वो सपने ये दिखाते हैं कि गोइंग इनटू वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज. ठीक है, उसकी नेशनल रैंकिंग है, उसका ये वो है. तो इस चक्कर में सबसे पहले बच्चे बहुत फंसते हैं. उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं. ओके. सी आई वुड से एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो आज के टाइम पे अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गो टू कैनेडा एज वेल, राइट. एजुकेशन बहुत बहुत बेयर मिनिमम होती है हर जगह. राइट. इंडिया के कॉलेजेस में घुस जाओ, एजुकेशन हर जगह कुछ नहीं है. अल्टीमेटली इट इज़ यू हु डिफाइन योर फ्यूचर. आपको खुद से चीज़ें करनी पड़ती हैं. करेक्ट. सेम इज द केस इन मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया, सेम इज द केस इन मेडिकल कॉलेजेस अब्रॉड. ओके. मैंने यहाँ पर भी देखा है, यहाँ से भी फीडबैक लिया है. अल्टीमेटली आपको खुद पढ़ना है. बच्चे वहाँ जाते हैं और वो देखते हैं यहाँ पे कोई हम पे उतना ध्यान तो नहीं दे रहा जितना देना चाहिए, जैसा मेरे एजेंट ने बोला था. तो वहाँ पे पहले उनका मन टूटता है. वहाँ पे आइडियली क्या चलता है सिस्टम, यूजुअली जो मैंने बाकी कंट्रीज का सुना है कि दे विल से कि आपको ये टॉपिक पढ़ के आने हैं एंड वी विल डिस्कस इट इन द क्लास, और उसके बेस पे हम क्विज लेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे. तो इस तरीके की पढ़ाई चलती है. तो एक यहाँ पे जो एक सपना दिखाया जाता है वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ का, वो बहुत, मतलब मैंने खुद यही सपना देख के गया था टू बी वेरी ऑनेस्ट. मेरी उसकी उस टाइम पे कॉलेज की रैंकिंग 320 या ऐसा कुछ था. अच्छा. तो आई वाज लाइक मैं तो भाई
नेक्स्ट लेवल यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ. आई वुड नॉट से कि मेरी यूनिवर्सिटी बेकार थी, वेरी स्ट्रिक्ट. मैं फोकस था थ्रू आउट की, बिकॉज आई कुड नॉट मिस माई क्लासेस. मेरे को इन्वॉल्व रहना पड़ता था अपने क्लासेस के साथ. तो उस टर्म्स में बहुत अच्छा चाइना का सिस्टम. वहाँ पे वो दे डोंट बेयर एनीथिंग न्यूसेंस, मतलब वो डिपोर्ट कर देते हैं. यू नो हाउ चाइना वर्क्स, स्ट्रिक्ट है बहुत ज़्यादा. आइडली बाकी कंट्रीज में ऐसा नहीं है, पूरा खुला छूट चलती है हर जगह. तो एक तो ये चीज़ हो जाती है. सेकेंडली जो अब एफएमजी के नए रूल्स आ गए हैं, इंटर्नशिप वाला रूल छुपाया जा रहा है कि इंटर्नशिप करनी मैंडेटरी है. अब वो बोलेंगे हाँ होती है, और वहाँ जाके बच्चे को पता लगता है तो होती नहीं है. ओके. क्योंकि ऐसा करिकुलम था ही नहीं अब्रॉड में पहले. सिर्फ नेपाल, चाइना और एक दो कंट्रीज है यहीं पे था, बांग्लादेश इन्हीं में था. तो इन्हीं की इंटर्नशिप वैलिड है इंडिया में, थी अभी तक. तो इंटर्नशिप वाले पे बच्चे फंसते हैं. अब यूनिवर्सिटीज़ ने स्टार्ट कर दिया करवानी, बिकॉज बिजनेस है और करना पड़ेगा. उसके बाद लाइसेंस वाली चीज़ का तो सबसे बड़ा खपला चल रहा है इस टाइम पे, कि लोग बोल रहे नहीं लाइसेंस मिल जाएगा, ऐसा है वैसा है. बच्चे बॉदर ही नहीं करे इस पॉइंट पे, उस बात पे ही बॉदर नहीं कर रहे हैं. जो कि लाइसेंस तभी मिलेगा जब आप जिस कंट्री में जा रहे हो उसकी लैंग्वेज में आप एग्जाम वहाँ का क्लियर करोगे. एग्जैक्टली. तो बट इस चीज़ पे तो सबसे बड़ा अभी चल रहा है स्कैम. चाइना अगर बच्चा जा रहा है तो पागल बन के जा रहा है. राइट. मेरे को बहुत कॉल्स आते हैं बच्चों के. अभी भी एक बच्चा था जिसने उस टाइम पे मेरे से बात करी थी एडमिशन के टाइम पे. ही डिड नॉट लिसन टू मी. अब वो एक XYZ एजेंसी के थ्रू चला गया. उस यूनिवर्सिटी में सीट्स हैं 150, बच्चे हैं 550. तो मतलब 150 ही ग्रेजुएट होंगे साल के, मतलब 5 साल बाद. तो रास्ते में वो करते रहेंगे, बाहर निकालते रहेंगे, फिल्टर आउट. नाउ ही केम टू मी, और ये कल की बात है. नाउ ही केम टू मी कि अब मैं क्या करूं भैया, बचा लो. आई वांट टू टेक ट्रांसफर. मैंने बोला यार उस टाइम पे क्या था, मैंने उस टाइम पे उसको कुछ पैसे दे रखे थे. मैंने कहा यार तू मुझे पैसे मत देता यार. इट इज़ नेवर अबाउट मनी. फॉर मी एवरी टाइम मेरे जूनियर्स का फ्यूचर इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. हाँ यार, किसी की हेल्प हो जाए उससे बढ़िया और क्या है. अल्टीमेटली बिकॉज व्हेन आई ओपनड दैट स्टार्टअप एट दैट टाइम, मतलब मेकिंग मनी वाज नॉट माय मतलब प्राइमरी आइडिया एट ऑल. मेरा प्राइमरी आइडिया था टू फर्स्ट ऑफ ऑल give out the genuine information which is not available on social media. Because ultimately all the content creators are glorifying MBBS abroad, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, उनको लीड्स मिल रही हैं, they are making money out of it. मुझे ये था कि मुझे I will earn money, मैं हक से लूंगा, बट सबसे पहले मैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूंगा. बट वो फिर मुझे जब R&D करी मुझे समझ आ गया कि they want that glorified life to see first before spending any money. यार ये चीज़ ना मैंने नोटिस करी. जैसे मैंने ना काफ़ी सारे पेजेस ऐसे इंस्टाग्राम पे देखे, तो वो लोग ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे ग्लोरीफाई करते हैं कि हम MBBS कर रहे हैं बाहर से और ये हमारी डेली लाइफ है. एंड कभी वो वहाँ की ऐसे टॉल बिल्डिंग्स दिखाएंगे, कभी क्लबिंग में जा रहे हैं वहाँ का दिखाएंगे. ठीक है, वो चीज़ तो सही है ना. तो अभी आप जैसे बता रहे हो कि उनको भी कमीशन मिलता है, अगर वो उनके थ्रू कोई अप्रोच करता है उस कॉलेज में तो दे विल ऑल्सो गेट कमीशन. एग्जैक्टली. तो यही चलता है एक्चुअली. आधे से ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स बने ही एजेंसीज की वजह से. ओके. दे हैव आस्क्ड देम टू क्रिएट कंटेंट टू जनरेट लीड्स. ओह या मतलब मुझे पता है कि उनके पेजेस के साथ कोलैब्स जाते हैं. वो इसीलिए होता है कि ताकि बच्चे उस चीज़ को देखें, उनको लगे यार वाह अच्छा लग रहा है, मतलब सुंदर लग रही है कंट्री, ये सब चीज़ें. मैं ये नहीं कह रहा कि कोई प्रॉब्लम है उस चीज़ में. इंडिया के अंदर भी वैसे ही चलता है. मतलब क्या IMGs एंजॉय नहीं करते, IMGs क्लबिंग नहीं करते, ये लोग इंटरनेशनल ट्रिप्स पे नहीं जाते, ये लोग नहीं घूमते. प्रॉब्लम वहाँ नहीं आ रही है. प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैसेज क्या डिलीवर हो रहा है. राइट. उसके अलावा क्या है, मतलब मैं तो शुरू से ये मानता हूँ, जो मैंने आपको पहले भी बोला कि यू योरसेल्फ विल डिफाइन योर फ्यूचर. मतलब कोई कॉलेज, कोई डिग्री कुछ डिसाइड नहीं करने वाली है. एक रोल प्ले करेगी, एक तुम्हें सिस्टम देगी, बट तुम क्या बन के आओगे वो तुम्हारे ऊपर ही है. बट एटलीस्ट एक उस सिस्टम में घुसना भी तो है ना, क्या वो सिस्टम सही है कि नहीं है. राइट. तो ये चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, जो क्रिएटर लेवल पे बोल लो, FMG क्रिएटर्स में बोल लो, थोड़ा सा है कि वो ज़्यादा इस चीज़ में घुस गए हैं. रिसेंटली मैंने देखा है अब्रॉड एडमिशन्स के अंदर. फॉर मी इट वॉज नेवर अ प्राइमरी आइडिया. एंड जब मुझे लगा राइट टाइम है, मैंने उसी बहुत अर्ली स्टेज में ही उसको रोक दिया था. एंड आई डिड दैट ऑन अ सेपरेट पेज, मतलब अपने पेज पे किया भी नहीं था मैंने, फॉर द सेम रीज़न. यार मेरे को ना जैसे एक चीज़ जो लगती है वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा ना डिस्क्रिमिनेशन होता है FMG के टूवर्ड्स ना, कि उनको इंडिया में आके जब वो इंटर्नशिप करते हैं एंड प्रैक्टिस अपनी शुरू करते हैं तो वो ना काफ़ी ज़्यादा ना डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं. एग्जैक्टली. फर्स्ट रीज़न तो ये है कि लोगों को लगता है यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं इंडिया के कि यार इन्होंने ना नीट क्लियर नहीं करा, एंड ये नीट क्लियर नहीं कर पाए इसलिए इन्होंने बाहर से MBBS करी. बट इसके पीछे ये भी तो रीज़न हो सकता है ना कि यार किसी की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बेटर ना हो कि वो इंडिया में एक MBBS सीट उठा पाए, तो वो इसलिए बाहर से जाके MBBS करके आ गया है. तो एग्जैक्टली. इसके बारे में आप थोड़ा सा बताओ. इंडिया के अंदर प्रॉब्लम ये है कि कुछ भी कर लो, पीपल विल पुल यू डाउन. मतलब एक होता है FMG IMG, फिर IMG फ्रॉम गवर्नमेंट, IMG फ्रॉम प्राइवेट. राइट. ट्रू.
फिर प्राइवेट में भी आपने कौन से कॉलेज से करी है, हाँ। गवर्नमेंट में आपने कौन से कॉलेज से करी है, फिर आपने एम से करी है, नॉन एम से करी है। तो ये चीज़ हमें लगता है कि ये चीज़ हमें हमेशा टारगेट करती है, बट इनका इंटरनल टारगेट भी बहुत है। ये प्राइवेट जो मैंने आपको बताया, ये चीज़ चलती है और ये चीज़ बहुत बुरी है। आई वुड से विद टाइम चीज़ें बेटर हो रही हैं, बट बहुत छोटे लेवल पे। मतलब ये नहीं करो कि एक ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, बट धीरे धीरे चीज़ें ज़रूर चेंज हो रही है। बट दिस इज वेरी ट्रू कि डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और बहुत अननेसेसरी डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मेरा उस टाइम पे 480 स्कोर था फॉर एग्जांपल, मेरे स्कोर पे किसी और स्टेट के अंदर सीट मिल जाती है। मीन्स इफ आई एम इन डिफरेंट स्टेट आई एम नॉट कॉम्पिटेंट, बट इफ आई एम इन अनदर स्टेट आई एम कॉम्पिटेंट। राइट। हाउ इज दैट मेकिंग सेंस टू एनीवन? और नीट क्लियर होता है 140-50 मार्क्स पे, क्लियर है, सबका क्लियर है। मैंने आपको बोला कि मेरे 480 थे, मैं क्लियर से तो बहुत दूर था। इवन मेरे स्कोर पे बहुत लोग मेडिकल कॉलेज में इंडिया में बैठे हुए हैं। ट्रू। तो मैंने कभी अपनी फैमिली से नहीं पूछा कि दे कैन अफोर्ड अ प्राइवेट कॉलेज और नॉट, बिकॉज मेरा एक सीधा फंडा था कि मेरे को इतना खर्चा करना ही नहीं है। मतलब मुझे अपनी फैमिली से उतना पैसा लेना ही नहीं है। हो सकता है ये इमेच्योर डिसीजन हो उस टाइम पे, क्योंकि मैं उस टाइम पे छोटा था। मैंने कभी उस बात का जिक्र ही नहीं किया। घर वालों ने बोला भी था, एक बार जिक्र भी होता कि ले लेते हैं, कोई कॉलेज उठा लेते हैं, क्योंकि 2019 वाज नॉट दैट एक्सपेंसिव। मेरे को बहुत बाद में पता लगा था कि यूपी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे 8 लाख फीस है। एटली मेरा इतना खर्चा वहाँ भी हो ही गया। मतलब दैट इज समथिंग आई थिंक वी कुड अफोर्ड। और उस टाइम पे अगर मैं उतना कैलकुलेटिव होता कि मेरा इतना खर्चा हो रहा है आने जाने का ये वो, तो हो सकता है मैं कॉलेज ले लेता यहाँ पे फैमिली से बात करके, क्योंकि अल्टीमेटली इतना खर्चा हुआ ही है। बट उस टाइम मेरे में इतना दिमाग ही नहीं था। और मैं तो बोल रहा हूँ कि चलो यार मैं 8 लाख तक फैमिली को बोल के अफोर्ड करवा देता, ठीक है, बट देयर आर पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड इवन 80,000 रुपीज। मतलब उनके पास आइदर गवर्नमेंट और नथिंग। ट्रू, एज सिंपल एज दैट। तो अननेसेसरीली हमारी कम्युनिटी के अंदर, डॉक्टर्स कम्युनिटी के अंदर चीज़ें पता नहीं क्यों टॉर्चर पे आके खत्म होती हैं। एंड आई हैव सीन दिस फर्स्ट हैंड इन हॉस्पिटल्स, वो चाहे कोई एमडी सीनियर हो, फिर उसका जूनियर हो, उनके बीच में हो। तो ये कि जो प्रथा चलती आ रही है हमारी कम्युनिटी के अंदर डॉक्टर्स की, ये चलती आ रही है एंड इट इज़ नॉट गेटिंग बेटर एनी डे। यार इतना मतलब ये जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स एंड डॉक्टर्स, मतलब इतना ईगो का क्लैश आ क्यों रहा है? मतलब हम तो ये चाहते हैं कि जैसे कि कभी कोई भी अगर जैसे डॉक्टर्स के अगेंस्ट इशू होता है, अभी भी जैसे एक फाइट हुई है एक पेशेंट और डॉक्टर की, करेक्ट, तो उसमें काफ़ी सारे लोगों ने स्टैंड लिया है डॉक्टर के साथ ना। तो हम तो ऐसा ही चाहते हैं कि अगर कुछ ऐसा होता है तो सारे डॉक्टर्स एक साथ आएं। बट ये चीज़ ना अंदर ही अंदर उनके बिल्डअप हो रही होती है कि वो काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक भी होते हैं। वो चीज़ है, वो चीज़ वही तो अगर इसी के कारण से ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम रैगिंग की बात करते हैं, आज से शायद 7-8 साल पहले तक तो रैगिंग का बहुत बुरा हाल था इंडिया में। इस टाइम पे आके नो रैगिंग सब चीज़ें चलती हैं, बहुत चीज़ें। मतलब अब तो लग रहा है 10 या 20% ही रैगिंग इंडिया में बची है। यार अभी भी हो रही है। अभी मैंने रिसेंटली एक फोटो देखी है, उसमें सारे गंजे लोग, उन्होंने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आई थिंक, वो देखी है। मैं कह रहा हूँ अभी ये समझो ना कि रैगिंग किस लेवल पे हो रही है, वो भी रिड्यूस हो गया ना। मतलब पीपल हैव सीन देयर वर्स्ट। राइट। मेडिकल, यार मेडिकल कॉलेजेस की रैगिंग तो अब क्या रह गया कि अब मजे के लिए रह गई है कि थोड़ा हल्का हल्का कि कंप्लेंट ना हो। उस लेवल तक रह गई है। तो ऐसा नहीं खत्म, बट बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई है। राइट। तो ये चीज चलती आ रही है, कोई ब्रेक नहीं करना चाह रहा है। अब धीरे धीरे थोड़ा चीजें बेटर हो रही हैं जब से तो सोशल मीडिया एक ऐसा चीज आ गई, तुम कुछ कर लो, तुम 2 मिनट बदनाम हो सकते हो। तो थोड़ा लोगों को हो गया कि अब ऐसे फालतू पंगे भी नहीं लेने हैं। तो धीरे धीरे थोड़ा बेटर हो रहा है, बट उतना नहीं है, क्योंकि अगर आप कोर अंदर घुसोगे तो चीज़ें अभी भी वैसी ही हैं। मतलब स्पेशली फ्रॉम सीनियर साइड हमारी जनरेशन चेंज हो रही है, बट वो जनरेशन अभी भी उसी वैसी है, फंडे पे ही है। मतलब वो जिस तरीके से, जिस एटीट्यूड के साथ अपने जूनियर्स के साथ रहना चाहते हैं, उसी एटीट्यूड में रहेंगे। दे डू नॉट वांट टू चेंज एंड दे वुड नेवर बी। तो आई डोंट थिंक वी कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज यू कैन नॉट गो एंड चेंज अ 50 ईयर और अ 55 ईयर ओल्ड doctor. You can surely change us who are 24-25 right now, but not to them. So डॉक्टर यशांक, अगर मैं मोटा मोटा मान के चलूँ तो कितना आपका एक्सपेंसेस हुए चाइना से एमबीबीएस करने में? So to be honest, मैंने कभी उसको on a sheet of paper काउंट नहीं किया, but my fees was around 4.5 लाख पर ईयर। हाँ, पर ईयर की मेरी फीस थी, जो कि क्योंकि आरएमबी का प्राइस इंक्रीज हुआ, वो 12 तक पहुंच गया था। मैंने टुक एडमिशन, इट वाज 9.8 to 10। तो उस टाइम पे आई गेस 4 लाख में मेरा हॉस्टल प्लस ट्यूशन फी गई थी। और एंड तक आते आते जब वो 12 हो गया था तो 4 लाख सिर्फ मेरी ट्यूशन फीस जा रही थी। तो वो थोड़ा करेंसी की वजह से हो गया, बट दैट वाज द फीस। मतलब 4 into 6 years अराउंड 30 लाख वो हो गया। एंड देन ऑब्वियसली पर्सनल एक्सपेंसेस मिलाकर हर मंथ अप्रोक्सीमेटली 20-25,000 के अराउंड खर्चा आता था। तो आई थिंक स्टिल मुझे कहीं ना कहीं लगता है 40 to 50 लाख के बीच में ही मेरी एमबीबीएस एंड हुई होगी, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ऑल माई पर्सनल एक्सपेंसेस, ऑल माई ट्रैवल्स, एवरीथिंग।
विच इज़ इकोनॉमिकल अगर अभी मैं बात करूँ कंपेयर टू इंडियन कॉलेजेस जो 1 करोड़ से बहुत ऊपर चले जाते हैं। यार तो बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी है एग्जैक्टली एमबीबीएस तो। बहुत ज़्यादा, अब तो डे बाय डे और बुरा हाल होता जा रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि सिर्फ अमीर का बच्चा ही डॉक्टर बन सकता है इंडिया में। हाँ ट्रू, टू बी ऑनेस्ट लोग लोन उठा के भी कर रहे हैं, हाँ विच मेक्स जीरो सेंस टू मी। राइट। अभी हम जो देख रहे हैं इतना एमबीबीएस की सैचुरेशन बढ़ती जा रही है, 1 करोड़ का रिटर्न कब आएगा कुछ नहीं पता। हाँ यार ट्रू एक्चुअली ये काफ़ी सारी रील्स जैसे आती है ना कि एक मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट मतलब कुछ निकली है कहीं पे एंड वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ डॉक्टर्स अप्रोच कर रहे हैं एंड सैलरी भी मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ग्रेट सैलरी है, नॉर्मल मिनिमम सैलरी पे। बहुत बुरा है, मतलब आई वुड स्टिल से दिल्ली एनसीआर इज स्टिल अ बेटर प्लेस टू वर्क, हम्म बट वही है यहाँ लिविंग एक्सपेंसेस भी तो उतनी है। आपका राइट। रेंटल 30-35 चला जाता है, तो वो जो 30-35 हज़ार एक्स्ट्रा मिल भी रहे हैं वो वहीं पे खर्चा वो हो रहा वहीं है। पे ही खर्च है राइट। बट अगर आप यहाँ चले जाओ राजस्थान में, एमओ जो होता है का एग्ज़ाम भी होता है, तो सैलरी स्टार्ट एट 50,000 रुपीज़, 40,000 रुपीज़। एंड आपने एमबीबीएस में स्पेंड कर दिया ऑलरेडी 1 से 1.5 करोड़ रुपए। हाँ वो मतलब एमबीबीएस करके तो रिटर्न नहीं आ रहा हाँ आपको, फिर या तो आप पीजी के लिए मेहनत करो, एंड हम्म। अगेन इफ यू डू पीजी, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम प्राइवेट एंड देन एमडी आल्सो फ्रॉम प्राइवेट। वो 2 करोड़ का रिटर्न कब आएगा वो तो मुझे भी नहीं पता। राइट। एमबीएस वालों को फिर मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके समझ पाऊंगा कि कर पाएंगे, बट हम्म। अगर आप पीजी भी कर रहे हो प्राइवेट से आज के टाइम पे इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज पीपल से डॉक्टर्स बहुत कमाते हैं यार, जो लोग हैं 50 साल के हो गए हैं। अब मुझे ये बताओ कि कोई एक ऐसा डॉक्टर जो 28 की उम्र में उतना कमा पा रहा है जो एक 50-55 ईयर वाले के इक्वल पे है, नहीं होता है नहीं यार होता। डॉक्टर्स का। एक तो मेरे को ऐसा भी लगता है ना कि काफ़ी मतलब जैसे जो उनके 20s और 30s वाली जो एज होती है वो तो सिर्फ पढ़ाई में निकल जाती है कि एमबीबीएस करनी है, फिर पीजी करनी है, फिर ऐसा भी है कि प्रिपरेशन के लिए आपको 1-2 साल और लग जाते हैं, फिर आपको सुपर स्पेशलाइजेशन भी करनी है। एग्जैक्टली। तो जो आपका जो वो वाला टाइम आता है असली कमाने वाला वो आपके आफ्टर 40s ही आता है। बट देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूँ, आई हैव सीन पीपल जो अभी एसएस में हैं, दे आर नॉट वेरी ओल्ड, मतलब अगर आपका कोई रिपीट नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ, मैंने उस टाइम कोई ड्रॉप नहीं लिया, मैंने एफएमजी में मेरा कोई ड्रॉप नहीं है, फॉर्चुनेटली इफ थिंग्स गो फॉर्चुनेट और मैं अपनी रेजिडेंसी नेक्स्ट ईयर ही स्टार्ट कर लेता हूँ। आई स्टार्ट माई रेजिडेंसी एज 25, ओके तो मतलब 26-28 तक मैं वो खत्म कर लूंगा, एंड देन अगेन इफ आई डोंट टेक एनी ड्रॉप ईयर आई गो फॉर एसएस फॉर 2 years, दैट मीन्स मैं 30 तक आई बी डन एंड डस्टेड। अब उसके बाद इट इज़ अप टू मी हाउ आई टेक इट फॉरवर्ड। I keep practicing in corporate or in bigger hospitals for next 5 years, next 10 years, और मैं 2 साल का एक्सपीरियंस लेके ही अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में घुस जाऊँ। अगेन वो फिर ये होता है कि कई लोगों के पास उतना पैसा नहीं है कि वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस खोल सकते हैं। आइदर दे डोंट बिलोंग टू अ सिटी जहाँ पे उनका वो चल पाएगा इनिशियल स्टेजेस में। कोई दिल्ली का डॉक्टर वो कैसे खोल लेगा अपना, इतना कंपटीशन है, तो ही कैन नॉट, वो पार्टनरशिप में घुसेंगे या कुछ सोचेंगे जो आ रहा है वही बढ़िया है, करेक्ट। तो वो डिफरेंस वहाँ पे आ जाता है। करने वाले 28-29-30 तक भी खत्म कर लेते हैं अपनी एसएस तक की पढ़ाई, 32 तक भी कर लेते हैं। I've rarely seen people going up to 40 nowadays, क्योंकि अब बचा नहीं उतना सेमिनल लोगों में पढ़ने का। अब people are like बस ये एमडी हो जाए काफ़ी है, एसएस तक तो अब बहुत ही रिड्यूस होता जा रहा है डे बाय डे। तो एमबीबीएस के बाद लोग अब गिव अप करने लग गए हैं, तो एमडी एसएस तो अभी दूर की बात है। तो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। आई थिंक अभी मुझे और इस चीज़ में घुसूंगा तो मुझे ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी। इट्स मी ऑल्सो इन माई वेरी अर्ली स्टेजेस, तो मैं भी चीज़ें सीख रहा हूँ, पता कर रहा हूँ, अभी धीरे धीरे पता लगेगा कि कितना ज़्यादा और कंपटीशन है। सो डॉक्टर यशांक यार थोड़ा सा मेरे को चाइना की लाइफ के बारे में बताओ कि आप जैसे चाइना गए थे एमबीबीएस करने के लिए, तो वहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि टॉल बिल्डिंग्स यू नो एंड मतलब ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल, मतलब काफ़ी बढ़िया है आई वुड से वहाँ का लिविंग स्टाइल, एंड वहाँ की गवर्नमेंट बहुत स्पेंड करती है अपनी पॉपुलेशन पे। मतलब हम कई बार देखते थे यार ये रोड ठीक तो है, इसको तोड़ के क्यों बना रहे हो, मतलब वो कभी हमें तो दिक्कत लगी नहीं उन सड़कों में जो रिपेयर हो रही होती थी वहाँ पे। तो उस लेवल तक था कि वो इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देते थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता है वहाँ पे। मतलब आई वॉज लिविंग इन दी 3rd मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी ऑफ चाइना, मतलब 3rd या 4th आती है सूचो, बट इट नेवर फेल्ट एज एक्सपेंसिव एज मे बी दिल्ली आई वुड से। अच्छा। जिस फ्लैट में मैं रहता था वो एरिया वॉज दी मोस्ट एक्सपेंसिव, क्योंकि वहाँ हमारी यूनिवर्सिटी है, वहाँ सारे प्लाजाज वगैरह हैं ऑब्वियसली। उसके बावजूद वो एरिया इतना एक्सपेंसिव नहीं था जो हमें भी दिल्ली होगा। शंघाई में भी देयर आर वेरी गुड ऑप्शंस जो इतने एक्सपेंसिव नहीं थे। तो वहाँ पे अननेसेसरीली चीज़ें एक्सपेंसिव नहीं है एज कम्पेयर टू जैसे मैं बाकी कंट्रीज में कभी घूमने गया हूँ, तो काफ़ी फीजिबल रहता है। एक तो वो कंट्री टूरिज्म पे नहीं चलती, दैट इज़ वन मेजर रीज़न कि वहाँ पे ऐसी ही फालतू की चीज़ें होती नहीं है। जैसे गंदगी कह लो या एक्सवाइजेड लूटना टूरिस्ट को, वो बहुत ज़्यादा वेलकमिंग होते हैं व्हेन इट कम्स टू टूरिज्म। इंडियंस के लिए हैं वेलकमिंग।
उनको वहाँ पे नहीं मतलब लोगों को फ़र्क पड़ता जितना मैंने देखा है। वो 1% पॉपुलेशन ही होगी जो जेन्युइनली इतनी जियो पॉलिटिक्स के अंदर घुसी होगी और उसको इतना फ़र्क पड़ेगा। वहाँ के लोग बहुत इंट्रोवर्ट हैं, मतलब वो अपने से मतलब रखते हैं, अपना चल रहे हैं, अपना चल रहे हैं, वो इधर भी नहीं देंगे। हम फॉरनर्स को देख के तो मिडिल होते हैं, दे वुड नेवर बी लाइक दैट। बहुत कम लोग, वो भी ओल्ड लोग, जो ओल्ड एज लोग देंगे वो आएंगे और वो लोग इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बट यूथ वुड नेवर। दे आर वेरी वार्म। जैसे कई बार कोई कंपटीशन में अगर मैंने पार्ट लिया है, इफ आई एम द ओनली वन जो जिसको अवार्ड मिलने वाला है साथ में, तो दे वुड बी वेरी वेलकमिंग, अच्छे से केटर करेंगे, बिकॉज दे नो दैट ही माइट फील एक्सक्लूडेड। तो खाने की प्रेफरेंस पूछ लेना कि आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, तो वो हर चीज़ का इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं, वेरी वेलकमिंग। तो इतनी कन्वीनियंट लगती है वहाँ पे लाइफ जाकर, मतलब मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं जब यहाँ से निकलूंगा तो मुझे कभी याद आएगा, लाइक सही है, बढ़िया है, क्या ही इतना है, मतलब ठीक है। बट नाउ व्हेन आई लुक डाउन टू ऑल दोज मेमोरीज, ऑल दोज फोटोज, तो मुझे रियलाइज होता है आई हैव लेफ्ट समथिंग वेरी बिग बिहाइंड। बहुत अच्छा था लिविंग स्टाइल, खाना भी मतलब वाज नेवर वेरी प्रॉब्लमेटिक टू मी, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि नंबर 1 कि मैं खुद बना लेता हूँ, नंबर 2 देयर वर प्रीटी गुड ऑप्शंस आउटसाइड एज वेल। बीट पिज्जाज या कोई अच्छी शॉप्स हो गई, वीगन रेस्टोरेंट्स हो गए, दे ऑल वर अवेलेबल। यार इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है फूड मैनेज करना, क्योंकि एक तो आप चाइना जैसी कंट्री में जा रहे हो कि जहाँ पे आपको यही पता है कि सिर्फ नॉनवेज ही मिलेगा, एंड नॉनवेज में भी एक्सट्रीम आपको मिलेगा, है ना। तो वो मैनेज कैसे किया आपने फूड वहाँ पे? सो बेसिकली हमारे वहाँ पे तो हार्डली 2 या 3 इंडियन रेस्टोरेंट्स ही थे। हमसे पहले यूनिवर्सिटी के अंदर इंडियन मेस भी थी, बट हम जिस साल गए उस साल बंद हो गई। बट हमारे अलावा कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके आसपास काफ़ी चीपर इंडियन रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है, जो थोड़ी सी लेस एक्सपेंसिव सिटीज़ में हैं। जो फिर कईयों के वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट्स इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, वो लोग इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अलग से भी टिफिन वगैरह भी दे देते हैं। तो कोई ना कोई सिस्टम सबके बने हुए हैं। हमारे केस में इतना नहीं था, मे बी एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम थे और काफ़ी एक्सपेंसिव सिटी थी, तो इसलिए इंडियन रेस्टोरेंट्स को भी हमसे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं था। मतलब दे नेवर ओपन दोज रेस्टोरेंट्स फॉर अस एक्चुअली। उन्होंने चाइनीज़ के लिए खोल रखे हैं, सो द प्राइसिंग वुड आल्सो बी आइडियली टू दैट कि वो चाइनीज लोगों के थोड़ा सा हायर साइड पे रहेगा। बट मैंने रिसेंटली देखा जो प्राइसिंग उस टाइम वो महंगी लगती थी, आज के टाइम पे दिल्ली के हर रेस्टोरेंट की प्राइसिंग वो हो चुकी है। ठीक है, अभी मैं लास्ट वीक गया था, दाल मखनी वाज फॉर 850-900, तो वही प्राइस पे 600 रुपये में मुझे चाइना में मिल जाती थी। तो वो मुझे उस टाइम लगता था जब मैं चाइना में था, बट जब मैं इंडिया आकर वापस चाइना जाता था तो मुझे लगता था कि नहीं यार, चाइना महंगा नहीं है। तो भाई ठीक है ना, तब आप स्टूडेंट थे, अभी ये तो आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं क्रिएटर ऑफ द ईयर के। नहीं मतलब ठीक है, मतलब अब मुझे ऐसा लगता है इंडिया ज़्यादा एक्सपेंसिव होता जा रहा है डे बाय डे। वो तो थिंग्स आर गेटिंग वेरी एक्सपेंसिव है। मेट्रो सिटीज तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती जा रही हैं। हमारे वहाँ पे मतलब टायर 2 में भी बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, तो मे बी पीपल हैव इंक्रीज देयर स्पेंडिंग कैपेसिटी। दैट इज वन मेजर रीजन आई थिंक व्हाई इंडिया इज गेटिंग मोर एक्सपेंसिव। यू कीप इट 1000, यू कीप इट 1500, पीपल वुड पे जस्ट बिकॉज दे वांट टू। राइट। तो यार जैसे चाइना में आप MBBS जब करने गए थे, तो आपके जो क्लासरूम होगा उसमें चाइनीज स्टूडेंट्स भी हैं, इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं, तो कंपटीशन कैसा रहता है आपका वहाँ पे? सो बेसिकली चाइनीज स्टूडेंट्स स्टडी इन चाइनीज लैंग्वेज ओनली, सो दे वर नॉट विद अस। ओके। हमारे साथ सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही होंगे। ओके। तो हमारा क्योंकि कोर्स इंग्लिश में है, दे वुड बी डूइंग इन चाइनीज, तो हमारी इंटर्न्स या हमारी पोस्टिंग्स के टाइम पे हमारे साथ चाइनीज लोग रहेंगे, बट हमारी क्लासेस के टाइम पे वो नहीं रहते थे। हम ये चीज़ मतलब थी, चाइनीज लोग दे डिडंट यूज्ड टू प्रेफर एनीथिंग इन इंग्लिश। ओके। तो वो इतना कभी में इशू आया ही नहीं। और अगर हॉस्पिटल में जाते थे तो उनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती होती थी, बिकॉज अल्टीमेटली ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा चाइना से बाहर निकल के प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो दे मतलब वो अपने आप से ही इंग्लिश में पढ़ते होते थे, तो उनकी थोड़ी बहुत इंग्लिश होती थी। डॉक्टर्स क्योंकि काफ़ी सारे थे जो US ट्रेंड होते थे, जो फैकल्टीज होती थी वो सिंगापुर, इधर उधर से हांगकॉन्ग यहाँ से पढ़ के आए हुए थे या प्रैक्टिस करके आए हुए थे, तो उनको भी इंग्लिश आती थी। तो इस तरीके से इट वाज वेरी मैनेजेबल, आई वुड से। इट वाज नेवर कि यार ये क्या ही चल रहा है यहाँ पे, इट वाज नेवर लाइक दैट। तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कितना मुश्किल होता है चाइनीज़ लैंग्वेज सीखना, क्योंकि जब आप पोस्टिंग्स में जाओगे तो वहाँ पे पेशेंट जो है उसको तो इंग्लिश नहीं आती, तो आपको डील तो उससे उसी की लैंग्वेज में करना पड़ेगा, लोकल लैंग्वेज में। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, इट इज़ प्रीटी टफ, क्योंकि अगर आपका होल्ड नहीं है लैंग्वेज पे, अगर आप लैंग्वेज, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है उनको नहीं पसंद चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ना सीखना, कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को मज़ा आता था। मतलब आइडली मैं इसको देखूँ तो ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि जो मेरी टीचर थी चाइनीज़ की फॉर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर जब मैं इंडिया में था खासकर, तो आई यूज्ड टू अटेंड चाइनीज क्लासेस। मतलब कुछ और अटेंड करूँ ना करूँ, मैं चाइनीज जरूर अटेंड करता था। कोई क्लास में हो ना हो, मैं क्लास में आंसर करूँगा, मैं बात करूँगा, मैं उस फैकल्टी मतलब अपनी टीचर से बात करता रहता था। तो दैट वाज द मेजर रीज़न
कि इवन आफ्टर नॉट बीइंग देयर इन चाइना फॉर 2 years आई कुड गेट अ डिसेंट होल्ड ऑन माई चाइनीज. तो इसलिए जब मैं चाइना वापस गया, आई यूज टू यूज एवरीथिंग दैट आई लर्नड. आई गेव माई एग्जाम, जो मेरा चाइनीज लैंग्वेज एग्जाम था, मैंने 15-20 दिन में ही, मतलब मैंने 40 दिन दिए थे पर मेरे 15 दिन में तैयारी हो गई थी 20 दिन के अंदर. अच्छा. आई वाज स्कोरिंग वेल इन माई वो सैम्पल पेपर्स वगैरह, एंड आई स्कोर्ड प्रीटी डिसेंट. आई स्टिल रिमेंबर इट वाज अराउंड 267 ऑन 300, व्हिच इज अ प्रीटी गुड स्कोर अकॉर्डिंग टू मी कि मेरा क्या लेवल था. तो वहाँ से मेरे को वो अपर हैंड मिला. वो चीज़ मैं अप्लाई करता था हॉस्पिटल्स में जाके, मैं सड़कों पे बात करना, क्या बोलते हैं, जिस रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ वहाँ पे यूज़ करना वर्ड्स का, कि मुझे देखना होता था कि क्या वो मेरी बात समझ पा रहे हैं. सो दैट्स हाउ मेरे अंदर वो इंटरेस्ट आया और मेरे को मज़ा आता था. बाकी अगर हॉस्पिटल में नहीं आ रहा, बहुत एक्सट्रीम पे जा रही चीज़ें, तो साथ में कोई ना कोई होता था जो जिनको आती होती थी, मतलब इंग्लिश चाइनीज़ को, तो उनसे हेल्प ले लो. अल्टीमेटली इट इज़ यू. आपको अगर मन है वो चीज़ सीखने का तो आप सीख लोगे, अगर नहीं है मन तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है. एग्जैक्टली. तो आपके जैसे एक बैच में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, तो इंडिया से तो आप थे, बाकी और कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ से लोग जाते हैं चाइना में MBBS करने? सो इन माई यूनिवर्सिटीज़ आई डोंट नो व्हाई बट मेजरली इंडियंस ही रहते थे. बहुत कम, मतलब एक रशियन था आई गेस, और नाइजेरियन वगैरह 2-4 ऐसा हमारी यूनिवर्सिटी में कम थे. बट बाकी कंट्रीज़ के अंदर ईरान और भी आई गेस अफगानिस्तान, बहुत कंट्रीज़ के बच्चे थे बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जहाँ इंडियंस पढ़ रहे थे. हमारे में उतने नहीं थे. तो एज एन इंडियन आपने कभी ऐसे रेसिज्म फेस करा चाइना में? नेवर. क्योंकि हमें जैसे सुनने में आता है कि चाइनीज़ काफ़ी हमारे अगेंस्ट रहते हैं. टू बी ऑनेस्ट नेवर. एक भी ऐसा इनकाउंटर नहीं है जहाँ पे मैं आपको ये बोल पाऊँ कि आई वॉज नॉट अलाउड टू डू समथिंग इन चाइना, या मुझे किसी ने रोक के कुछ बोल दिया. हमेशा आई हैव सीन द वेलकमिंग नेचर ओनली. बी इट आई हैव बीन टू शंघाई. शंघाई वाज वेरी नियर टू मी, मतलब 20 मिनट इन बुलेट ट्रेन. वहाँ पे इंग्लिश आती है लोगों को, तो दे वर सुपर वेलकमिंग. वहाँ जाके बहुत ही अच्छा लगता था कि वहाँ इंग्लिश आती है, सबको आती है, बच्चों को इंग्लिश आती है वहाँ के. राइट. तो शंघाई जाके तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है. तो वहाँ पे भी कभी ऐसा कुछ नहीं फेस किया, कि वहाँ तो एक तो फॉरेनर्स भी बहुत रहते हैं. एंड आई गेस शंघाई में देयर आर अराउंड 6,000 to 8,000 इंडियंस, मतलब 5,000 इंडियन फैमिलीज हैं. तो आप सोचो इनटू 4, 20-25 हज़ार इंडियंस रहते हैं शंघाई के अंदर, हु आर डूइंग वेरी गुड बिजनेसेस देयर. तो व्हेन आई यूज्ड टू गो फॉर सम एम्बेसी के वो फेस्टिवल्स वगैरह जो होते थे, तो वहाँ पे सब बड़े बड़े लोग आते थे, इन द सेंस एज वाइज बड़े लोग आते थे. एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर सर्वाइविंग वेल एंड दे हैव वेरी गुड कनेक्शंस. वो लोग अच्छा खासा बीट डायमंड का बिजनेस, गोल्ड का बिजनेस, ये बहुत सारे बिजनेसेस वहाँ पे कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं. इंडियंस हर जगह है, एवरीवेयर. स्पेशली गुजरातीज तो बहुत है वहाँ पे. एयरपोर्ट पे जब भी मैं जाता था, आई यूज्ड टू मीट अ लॉट ऑफ इंडियंस ऑन माय फ्लाइट बैक टू इंडिया, या व्हाइल गोइंग टू चाइना. मिलते थे लोग, काफ़ी जाते हैं. राइट. तो यार जैसे आपने MBBS करी है चाइना से, तो आपने ना वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम अच्छे से देखा होगा, एंड अभी आप इंडिया में हो, तो यहाँ का भी आप फेमिलियर हो हेल्थ केयर सिस्टम से. तो कंपैरिजन अगर करें तो किसका बेटर है, एंड क्या ऐसे मतलब डिफरेंसेस लगे कि जो सिर्फ मतलब ऐसे चाइना के बिल्कुल आउटस्टैंडिंग है? सी मुझे ऐसा ये लगता है कि इंडिया के अंदर व्हेन इट कम्स टू इमरजेंसी ट्रीटमेंट, इंडिया सबसे नंबर 1 है अक्रॉस द वर्ल्ड, आई वुड से. क्योंकि यहाँ पे आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं आती. हेल्थ केयर इज़ वेरी एक्सेसिबल इन इंडिया. ये मेरा मानना है. राइट. इस टाइम पे अगर इफ़ यू आर सपोज सफरिंग फ्रॉम MI, हार्ट अटैक आया, तो बहुत जल्दी डिसीजन लेके आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा, आप किसी भी सेटअप में चले जाओ. बट व्हेन इट कम्स टू अब्रॉड, चाहे वो चाइना क्यों ना कोई भी हो, थोड़ा सा लेस अप्रोचेबल हो जाता है. मतलब देयर आर थिंग्स यू हैव टू गो थ्रू बिफोर योर ट्रीटमेंट वुड स्टार्ट. तो वहाँ के गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल, बिकॉज आई वाज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ का गवर्नमेंट और यहाँ का प्राइवेट वाज इक्वल, मतलब वो इतना वेल डेवलप्ड था. अगेन बट वहाँ की जो हेल्थ पॉलिसीज बहुत बेटर है, विच मेक्स थिंग्स ईजी. मतलब आप ट्रीटमेंट शुरू करवाओ, थिंग्स विल गेट फिगर्ड आउट. इंडिया में थोड़ा सा रहता है कि पहले चीज़ें फिगर आउट होंगी तब ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा. वहाँ पे ऐसा नहीं. मतलब आई हैव सीन दैट. मतलब हमारे पास भी क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस होती थी और कुछ बच्चों के साथ कभी कुछ हुआ, तो थिंग्स आर वेरी क्विक. तो उस केस में देयर इज़ अ वेरी गुड बैलेंस इन चाइना. एक तो नंबर 1 ट्रीटमेंट मिलेगा आपको, बिकॉज हर तरीके की सर्जरीज, रोबोटिक सर्जरीज जो भी इंडिया में उतनी है भी नहीं है. एवरीथिंग इज डन रोबोटिक देयर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. आई एम सेइंग, मैं प्राइवेट में तो घुस ही नहीं रहा हूँ. मैं प्राइवेट का मुझे आइडिया भी नहीं है चाइना के, टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि मेरा जो कॉलेज जो हॉस्पिटल था वही इतना ज़्यादा बड़ा था कि मुझे नहीं समझ आता कि कोई इसके बाहर कोई प्राइवेट में जाता है. मुझे लगता है प्राइवेट छोटे होंगे, गवर्नमेंट इतने बड़े. तो सब लोग, आई हैव सीन पुअर्स गोइंग टू दोज हॉस्पिटल्स, आई हैव सीन रिच गोइंग टू दोज हॉस्पिटल्स. एवरीबडी इज केटर्ड इक्वली. कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया तरीके से चलता है, सब कुछ एक्सेसिबल है. तो दे हैव डन अ प्रिटी फाइन जॉब. और I have never seen any Chinese complaining about China ever. मतलब they are very happy. When I used to ask them, do you want to go to India or any other country, they're like no. मतलब उनको ये चीज़ कभी ऐसे प्रॉब्लमेटिक लगती नहीं है. टूरिज्म इतना ज़्यादा है वहाँ पे, इतना ज़्यादा टूरिज्म है. मतलब अगर वो टूरिज्म प्रमोट करने लग गए तो चाइना का बुरा हाल हो जाएगा. क्योंकि जब भी कोई फेस्टिवल आता था ना, मतलब सड़कों पे जाम लग जाता था. पीपल यूज्ड टू बी ऑन स्ट्रीट्स टू सेलिब्रेट,
टू गो टू सम प्लेसेस, कहीं जगह पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। तो दे आर वेरी सेल्फ सफिशिएंट कंट्री इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर, एनीथिंग। कुछ चीज़ें हैं जो वो करते हैं इम्पोर्ट, बट दे आर डूइंग अ प्रीटी वेल जॉब, आई वुड से। राइट यार, जैसे ना डॉक्टर्स की सेफ्टी को लेके इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बार मतलब देखा जाता है कि पेशेंट काफ़ी ना लाइटली ले लेता है डॉक्टर को, है ना? तो चाइना में भी ऐसा है? नहीं, टू बी ऑनेस्ट ऐसे लोगों को लड़ते पड़ते मैंने देखा नहीं है स्ट्रीट पे, एक्सेप्ट क्लब्स के बाहर। उसके अलावा मैंने कभी ऐसे फालतू की लड़ाइयाँ नहीं देखी हैं नहीं चाइना के अगेंस्ट अंदर। डॉक्टर्स। अब वही मैं कह रहा हूँ, इंडिया में क्या हो गया कि इंडिया में लोग एक दूसरे को शुरू से लाइटली लेते ही थे। नाउ दे हैव इम्पोज दैट थिंग इन हेल्थ केयर एज वेल, तो वो डॉक्टर्स की तरफ भी हो गया है कि क्या ही फर्क पड़ता। राइट बट व्हेन इट कम्स टू चाइना, वो हेल्थ केयर तक तो तब आएगी जब उनके जनरल पॉपुलेशन इन जनरल ये ऐसी हरकतें कर रही हो। वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स। अगर वहाँ पे दो लोग लड़ भी रहे होंगे ना, कभी तीसरा बंदा घुस ही नहीं सकता, घुसेगा ही नहीं कभी। कोई गिरा भी होगा कोई नहीं उठाएगा, बिकॉज नोबडी वांट टू एंटर इनटू दैट। सब अपने में ही रहते हैं वहाँ पे। तो क्योंकि इंडिया के अंदर चीज़ें इतनी लाइटली हैं, कोई आप कुछ कर दो सही, अभी आपको 2 थप्पड़ पड़ जाएंगे। तो वो चीज़ उन्होंने हेल्थ केयर पे भी लगानी शुरू कर दी है। राइट एंड अगर ये चीज़ क्यों हो रही है अगेन, इट्स बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, द जुरिसडिक्शन ऑफ इंडिया की उतनी लीनियंसी हमने दे रखी है हमारी पॉपुलेशन को। राइट चाइना ने नहीं दे रखी, मतलब ही नहीं है कोई। मतलब ऐसे आप फालतू के कोई भी पंगे ले लो किसी से भी, आप लोग आप जेल में जाओगे, आपके अगेंस्ट लिए जाएंगे एक्शन। तो लोगों के अंदर डर है वो, जो कि हमारे इंडियंस में उतना नहीं है। राइट यार, इंडिया में ना जैसे ऐसा भी होता है कि ना डॉक्टर आपसे ना बहुत पर्सनल होकर आपका ट्रीटमेंट करेगा। जैसे कोई भी मेडिकल स्टूडेंट है या फिर डॉक्टर है, वो राउंड पे आते हैं, तो अगर कोई बुजुर्ग कोई भी है तो कि माँ जी आप कैसे हो, क्या हो, तो लोगों को लगता है कि यार ये तो मतलब हम इनसे कैसी भी बात कर सकते हैं, फिर लोग और ज़्यादा फैलने लग जाते। तो चाइना में जैसे आप पेशेंट से बात करते थे, तो वहाँ पे मतलब कैसे रहते हैं, एक डॉक्टर और एक पेशेंट का रिलेशन कैसा होता है? आई थिंक इट इज़ यूनिवर्सल, क्योंकि हमारी पढ़ाई के अंदर ही ये चीज़ सिखाई जाती है कि फर्स्ट स्टेप बिफोर राइटिंग द प्रिस्क्रिप्शन यू हैव टू काउंसिल द पेशेंट। तो जो हम प्यार से जब हम बात करते हैं, वो एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड। तो इट इज़ सेम इन चाइना एज वेल, कि प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आधा पेशेंट तभी ठीक हो जाता है जब उसको लगता है डॉक्टर को पता लग चुका है और डॉक्टर मुझे ठीक कर देगा। तो आधा ठीक तो वहीं हो जाता है। राइट सो दैट इज़ द रीज़न हम मतलब वो करना ही पड़ेगा। वो माँ जी से प्यार से बात करनी ही पड़ेगी, वो अंकल से भी प्यार से बात करनी पड़ेगी। बिकॉज अभी रिसेंटली आई गेस टाइम है, अभी मैं जब अपने हॉस्पिटल में किसी की ड्रेसिंग ही चेंज कर रहा था, तो मैं बहुत ढंग से बात कर रहा था कि कहाँ पे हुआ ऑपरेशन, क्या था, तो वो सारा कुछ बता रहा था। 5 मिनट बात हुई, जब तक मैं ड्रेसिंग कर रहा था, चल ठीक है बात ही कर लेता हूँ। तो उसने मुझे बोला यार मतलब इस हॉस्पिटल में मैंने पहली बार आपके जैसे डॉक्टर से बात करी है जो इतने मतलब प्यार से बात कर रहा है। या रिसेंटली मतलब सभी बहुत ज़्यादा रूडली बात करते हैं, मतलब पता नहीं, हमें तो लगता है बात ही मत करो तो सही है, बेइज्जती हो जाएगी। तो मैंने बोला यार मतलब मैं किसी के बारे में नहीं बोल सकता, बट इट इज़ मी, मतलब मैं ऐसे ही बात करता हूँ कि नॉर्मल, मतलब मुझे नहीं समझ आता कि मेरे में अभी किसी बात का एटीट्यूड हो, अभी मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो, तो शायद ये रीज़न हो सकता है। बट आई हैव सीन सच JRs ऑल्सो इन माई हॉस्पिटल जो बहुत प्यार से बात करते हैं, मतलब मुझे उनसे भी ये चीज़ सीखने को मिलती है। एंड आई हैव सीन सम डॉक्टर्स जो बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, बट आई हैव नथिंग टू लर्न फ्रॉम देम इन दैट पर्सपेक्टिव, आई वुड से। क्योंकि ये चीज़ मैंने शुरू से खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करी है हॉस्पिटल्स में जाके, जब हमारी फैमिली के अंदर कुछ हुआ और मैंने देखा कि किस तरीके से चीज़ें केटर करी जाती है। सो दैट वाज वन डे व्हेन आई मतलब डिसाइडेड कि यार ऐसे तो मुझे नहीं करना है, मैं घर बैठ जाऊंगा, बट आई वुड नॉट बी दैट रिबेलियस या दैट रूड टू एनीबडी इन हॉस्पिटल, बिकॉज everybody is coming with a very huge baggage and nobody deserve to be talked that way in hospital. So again that is a personal perspective and again cannot be changed. Right. यार जैसे ना इंडिया में जो डॉक्टर्स की पे को लेके काफ़ी ज़्यादा ना कंप्लेंट आती है कि जितनी मेहनत इंडिया में डॉक्टर से कराई जाती है उनके हिसाब से ना उनको पे कम मिलता है। तो चाइना में क्या सीन है, चाइना में डॉक्टर्स की पेमेंट कितनी है, मतलब वो सरवाइव करते हैं अच्छे से वहाँ पे? हाँ, दे अर्न प्रीटी वेल, मतलब आई वुड से स्टार्टिंग इज एज सिमिलर एज इंडिया, मतलब 80-90,000 से चीज़ें स्टार्ट होती हैं वहाँ पे भी आफ्टर MBBS, बट दे हैव गुड स्कोप आउट देयर। मतलब क्योंकि मैंने आपको बोला कि मेरी सिटी के अंदर कोई 90,000 कमा रहा है अगर चाइना में, तो उसके लिविंग एक्सपेंसेस वैसे नहीं। अब 90,000 दिल्ली में आप कमा रहे हो, 90,000 आप 90,000 उस सिटी में कमा रहे हो, बट आपके लिविंग एक्सपेंसेस पहली बात कट डाउन हो जाते हैं। गवर्नमेंट आपको कितना सपोर्ट कर रही है, राइट, आपकी फैमिली सपोर्ट कितनी गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, आपका फेयर, एयर फेयर इतने चीप है चाइना में, मतलब ट्रेन से सस्ती फ्लाइट्स हैं वहाँ पे, अच्छा बहुत सस्ती है वहाँ पे, तो आपके लिविंग एक्सपेंस पे तो कट आउट हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि सैलरीज नहीं बढ़ रही हैं,
सैलरीज वहीं खड़ी हैं बट खर्चे बढ़ते जा रहे Expenses हैं, बढ़ते बढ़ते ही जा रहे हैं डे बाय डे। हम्म तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ, चाइना में ऑल डॉक्टर्स आर अर्निंग प्रीटी वेल और वो लोग बहुत खुश हैं। मैंने तो किसी को दुखी देखा नहीं आज तक। तो यार अगर किसी इंडियन स्टूडेंट को चाइना में प्रैक्टिस करनी है एंड वो वहाँ की लैंग्वेज का लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर कर देता है तो उसका स्कोप कैसा है? टू बी ऑनेस्ट हेयर, एक और तरीका है मतलब एंटर करने का चाइना में, ओके विच इज काइंड ऑफ अनएक्सप्लोर्ड पाथवे बट अगेन गेटिंग सैचुरेशन बिकॉज इट इज नॉट लिमिटेड टू इंडियंस। कि वहाँ के जो इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स होते हैं दे नीड इंग्लिश स्पीकिंग डॉक्टर्स। ओके तो उसके लिए देयर इज अ पाथवे, मतलब यू कैन सर्च ChatGPT वगैरह करके पता लग सकता है कि उसके लिए वो रिक्रूटमेंट्स निकलती हैं। आपके पास मिनिमम 2 years ऑफ या 1 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए होम कंट्री में। यू शुड हैव अ वैलिड लाइसेंस एंड उसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर जॉब्स, यू वुड बी इंटरव्यूड और जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज होती हैं, देन यू कैन डायरेक्टली बी रिक्रूटेड इन दोज इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स। ओके एंड इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स पे हेफ्टी, मतलब आई हैव सीन पीपल अर्निंग CR में उधर इंडियंस को। सिर्फ MBBS स्टूडेंट हाँ अगर कोई हाँ, जाता है MBBS को ही तो जो देखा है मैंने वहाँ पे, बहुत बहुत अंधा पैसा है वहाँ पे हम्म, इंटरनेशनल, क्योंकि वो एक ऐसी कंट्री जहाँ पे इंग्लिश की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अब ये लगा कि चलो ना, इंग्लिश पढ़ाने वाला एक टीचर स्कूल में अर्न्स 4 लाख अ मंथ। ओह तो अब इंग्लिश स्पीकिंग डॉक्टर की कितनी सैलरी होगी आप इमेजिन कर सकते हो। राइट स्टार्टिंग है ये चीज़, मतलब 2 लाख से स्टार्ट होती है आपकी सैलरी एज अ इंग्लिश टीचर चाइना में। अब उसके बाद तो कोई कैप नहीं है, इट कीप्स इंक्रीजिंग। इसमें आपका क्या बोलते हैं, घर जाने का एक साल में एक बार उसकी फ्लाइट का भी अलाउंस रहेगा। अच्छा उसके बाद अलग से लिविंग अलाउंस भी रहेगा और भी बहुत सारी चीज़ें, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस सब कुछ मिलती है। एंड अब आप अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हो? हाँ मतलब टेम्परेली आप चीज़ें, कई लोग रहते हैं वहाँ पे, आई हैव सीन। ओके अगर आपको इंग्लिश आती है एंड इफ़ यू आर रेडी टू स्पेंड योर लाइफ इन चाइना, यू कैन अर्न प्रीटी वेल। मतलब मेरे को कभी लगता था यहीं रह, हमारे बैच में सोचते यहीं रह जाते हैं, हाँ इतना तो हम डॉक्टर बन के इंडिया में नहीं कमाएंगे, यहाँ टीचर लग जाते हैं। यार सही बात है। है मतलब स्कोप है बहुत। पाकिस्तानी तो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, दे अच्छा आर टीचिंग इंग्लिश एंड दे आर अर्निंग प्रीटी गुड देयर। एंड PG डॉक्टर्स को तो और ज़्यादा पे मिलेगा। आई कैन डू PG देयर और उसमें भी मुझे 40-50,000 का स्टाइपेंड मिल सकता है इफ आई परस्यू माय पोस्ट ग्रेड देयर। अच्छा जैसे कि आपने वहाँ से MBBS करी चाइना से एंड अगर किसी को वहाँ पे ही PG करनी है तो उसका क्या प्रोसेस है? यू कैन अप्लाई थ्रू अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पे, यूनिवर्सिटीज़ निकालती हैं एंड दे पे 20,000-25,000 से स्टाइपेंड स्टार्ट हो जाता है। इट गोज अप टू 40-50,000 और मतलब आपको लिविंग के लिए भी मिलेगा, कवर्ड रहेगा, नो फीस। इट वुड बी ना हाइब्रिड मोड, मतलब वो इंग्लिश और चाइनीज मिक्स रहता है, कुछ थीसिस चाइनीज में रहती हैं। तो आई हैव सीन पीपल डूइंग इट, मतलब टॉप क्योंकि वहाँ पे टॉप हॉस्पिटल्स हैं, मतलब कॉलेजेस हैं, वो वहाँ से कर रहे हैं। इंडियन सीनियर्स की बात कर रहा हूँ मैं, कार्डियोथोरेसिक में कर रहे हैं, कोई रेडियो में है। बट अल्टीमेटली बस ये प्रॉब्लम है कि वो PG यहाँ वैलिड नहीं है। तो अल्टीमेटली आप अगर इंडिया वापस आना चाहते हो तो आप एज एन MBBS ही रहोगे, वो पोस्ट ग्रेड यहाँ पे वैलिड नहीं है। बट वो नेपाल, फिलीपींस, 3-4 कंट्रीज और हैं, हांगकॉन्ग, यहाँ पे वो पोस्ट ग्रेड वैलिड है। तो अगेन इफ़ यू वांट टू टेक दैट डिसीजन यू कैन श्योरली टेक इट और वो अच्छा एक करियर ऑप्शन बनकर आता है। आई हैव सीन इंडियंस डूइंग दैट एज वेल। या चाइना में जैसे मेडिकल कॉलेजेस में, जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो हर साल जैसे कि ना एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि जैसे 50% आपको पासिंग मार्क्स लेके आने हैं तभी आप नेक्स्ट ईयर को प्रमोट हो गए। तो चाइना में क्या सीन है? हाँ ऐसा ही है वहाँ पर भी, मतलब उधर ऐसा रहता था, कॉलेज टू कॉलेज थोड़ा बहुत डिफर करता है, बट अटेंडेंस का रहता है 70-75% मिनिमम अटेंडेंस रहती है। ओके और पासिंग स्कोर वो 16 सब्जेक्ट्स। तो अगर आपका 3 सब्जेक्ट 60 बिलो है देन यू आर फेलिंग, अगर 3 से कम है देन यू हैव टू रीअपियर नेक्स्ट ईयर विद योर जूनियर्स। बट आप अभी अगले साल में प्रमोट हो जाओगे, बट अगले साल जब उनका एग्जाम होगा तो आपको वो क्लियर तो आपको वो देना है। तो बट इस अगर आप ऐसे प्रॉब्लम फंस जाते हो देन यू डोंट गेट, क्या बोलते हैं, एनी स्कॉलरशिप्स। तो चाइना में स्कॉलरशिप्स भी अच्छी खासी मिलती हैं। ओके तो लाइक एक बार हमारे कॉलेज में सिस्टम था, एक बार मिल के दोबारा नहीं मिलेगी। तो आई गॉट इट इन माई 3rd ईयर, इट वाज अराउंड 2.5 to 3 लाख की स्कॉलरशिप, मतलब मेरी 1 साल फीस आधी गई थी। कई कॉलेज में हर साल 1-1.5 लाख मिलती है। ओके मुझे नहीं पता था, मैं उन कॉलेज में जाता। आई हैव सीन पीपल 60-70,000 तो ऐसे हर एक को मिल रही है। कई कॉलेज ऐसे भी है, प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करता है। तो हमारे में ऐसा थोड़ा सा रूल्स थोड़े से इन्होंने अजीब से बना रखे थे। तो इस तरीके से मतलब काफ़ी, मतलब चाइना में स्कॉलरशिप्स का सिस्टम है जो कि बाकी कंट्री में कहीं पे भी नहीं है, रशिया वगैरह कहीं भी नहीं है वैसे चीज़ें। ओके यार जैसे ना इंडियन मेडिकल स्टूडेंट जो होते हैं उनका ना ऐसा बोला जाता है कि उनका ना हाथ बड़ा साफ हो जाता है क्लिनिकल अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है इंडिया में। तो चाइना में कैसा था आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस? सो सी मुझे लगता है ये चीज़ ना डिफरेंट है। इंडिया में भी बहुत कम कॉलेजेस होंगे जो MBBS इंटर्न बहुत अच्छा उस तरीके का काम कर पाएगा, बिकॉज आई सीन कॉलेजेस जहाँ पे ऐसा एक्सपोजर नहीं होता। सो इट डिपेंड्स कॉलेज टू कॉलेज। चाइना में, अब इंडिया में क्या रहता है, यू हैव टू गो टू इंटर्नशिप फॉर श्योर, तुम्हें हर चीज़ मतलब सीनियर्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कई कॉलेजेस आर लीनियंट, कई कॉलेजेस नहीं है। चाइना में
इट वॉज ऑलवेज लाइक कि इफ़ यू आर रेडी टू लर्न दे आर रेडी टू टीच यू. ओके. मतलब आई स्टिल रिमेंबर एक बार मेरा इंटरेस्ट था थोड़ा कि मुझे एक्सप्लोर करना था रोबोटिक्स सर्जरी वगैरह को. तो मैं एक फैकल्टी से मैंने बात करी एंड आई यूज्ड टू गो सेपरेटली आउट ऑफ माई क्लासेस ओनली. कि वहाँ जाकर मैंने ओटी में बैठ कर ही सूचर सीखे. उन्होंने बोला तू 3 बार ये चीज़ कर, 4 टाइम आई अलाउ यू टू डू इट. ओके, नाइस. बट अगर तुम ये चीज़ नहीं कर रहे हो तो नोबडी इज गोइंग टू केयर. किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई तुम्हें नहीं पूछेगा. सो वही है कि अगर आप चाहते हो सीखना तो देयर इज अ लॉट टू लर्न देयर. मतलब वो पूरा आपके ऊपर ट्रस्ट आ जाएगा तो पूरी चीज़ें भी आपके ऊपर छोड़ देंगे. बट आपको कोई फोर्स नहीं करेगा. ओके. ये डिफरेंस है. यहाँ पे आपको फिर भी फोर्स किया जाता है कि ड्यूटी पे क्यों नहीं आई, ये क्यों नहीं वो. और बहुत कम फैकल्टीज, कम डॉक्टर्स ही ऐसा फोर्स करते थे. तो ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुम्हें सीखना सीखो, नहीं सीखना ना सीखो. बट इफ यू वांट टू लर्न दे आर रेडी टू गिव 100% बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के या कोई गाली देके. दे विल बी मोर देन हैप्पी टू टीच यू. सो डॉक्टर यशांक, अगर चाइना की बात करें तो वहाँ पे MBBS कितने साल की है? इट इज़ इक्वलेंट टू इंडिया ओनली. मतलब जितने की यहाँ होती है उतने की वहाँ होती है. बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि पोस्ट MBBS आपको इंडिया आते हुए कितना टाइम लगता है. तो व्हेन आई टुक माई एडमिशन इन 2019 उस टाइम पे इट वाज इक्वलेंट टू एनीबॉडी डूइंग MBBS इन इंडिया 2019 बैच. बट कोविड की वजह से आई हैव टू रिपीट दिस इन टर्न ईयर. तो इसलिए मेरे को 1 साल एक्स्ट्रा लग गया. अदरवाइज व्हेन मई या जून में जब 2019 बैच यहाँ पे खत्म हुआ तो मेरा भी उसी टाइम खत्म हुआ. तो दैट मीन्स वही 5.5-6 ईयर्स के बीच में टाइम लगता है. लेकिन अगर मैं बाकी कंट्रीज की बात करूँ तो वहाँ पे 6 years इज सोली फॉर योर MBBS कोर्स. ओके. एंड देन यू कम बैक, यू प्रिपेयर फॉर योर FMG फॉर 6 months. ठीक है, आप जून में आते हो, जैन में एग्जाम देते हो. 6.5 आपका एग्जाम क्लियर हुआ, गुड. वेट फॉर अनदर 6 months टू गेट द इंटर्नशिप. तो 7 एंड देन 1 year ऑफ इंटर्नशिप, 8. ओह, तो जो चीज़ इंडिया में 5.5 साल में ख़त्म हो रही है वो FMGs के 8 साल लग जाते हैं. वो भी तब जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए. पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड. ये एक्चुअली सबसे बड़ी बात है कि अगर फर्स्ट टाइम में हुआ, अगर आपका फर्स्ट टाइम नहीं हुआ तो आप और 6 महीने ऐड करते रहो. एक अटेम्प्ट लूज होगा, एक 6 महीने ऐड होगा. तो चाइना के केस में क्या होता है कि आप एटलीस्ट इंटर्न ईयर के दौरान अपना एग्जाम दे पाते हो. प्रोविजनल डिग्री की में 5th ईयर के बाद ही मिल जाती है. बाकी कंट्रीज में ऐसे नहीं मिलती है, 6th ईयर के बाद ही मिलती है. तो आप 7th ईयर में जाके एक तरह का समझिए. तो मेरे साथ यही बेस्ट पार्ट हुआ कि मैंने 5th ईयर के बाद ही प्रिपेयर करा. जब मेरी इंटर्नशिप चली तभी दे दिया, तो ताकि जब मैं इंडिया वापस आया तो मेरी इंटर्न स्टार्ट उसी वक्त हो गई. तो आई डिडंट हैड टू वेस्ट अनदर ईयर. तो मेरे को 7 years मतलब 6.8 years के अराउंड ऐसा लग गया, जो 1 साल एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है, जो कि लगना नहीं चाहिए था आइडियली. राइट. थिंग्स आर नॉट फॉर्चुनेट इनफ. हाँ यार, अभी ना जैसे कि आप FMGs को गाइड भी करते हो कि कैसे एग्जाम क्लियर करना है, एंड आप कोचिंग भी देते हो, राइट? मतलब हम लोग मेंटोरशिप देते हैं. ओके. टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो हुआ ये था कि व्हेन वी वर इन 2019 जब मैं गया था, उस टाइम पे देयर वर नो सच गुड रिसोर्सेज अवेलेबल अक्रॉस. मतलब ऑफलाइन कोचिंग एक आध रहता था, बट कोई रिसोर्सेज ही नहीं थे, कैसे पढ़े. तो उस टाइम पे भी स्टूडेंट्स वर क्लूलेस कि पढ़ना कैसे है. पासिंग रेट उस टाइम 8-9% रहता था लिटरली. नाउ फास्ट फॉरवर्ड 2025, आज भी बच्चा कंफ्यूज है पढ़ना कैसे है. रीजन ये नहीं है कि रिसोर्सेज नहीं है, रीजन ये है कि रिसोर्सेज इतने हो गए, काफी सारे रिसोर्सेज हो गए, तो कंफ्यूजन है. एग्जैक्टली. एडटेक प्लेटफॉर्म आ चुके हैं 6 से 7, ऑफलाइन कोचिंग्स बढ़ चुकी हैं, और भी पता नहीं क्या क्या यूट्यूब पे आता है. तो अब फोमो आता है कि क्या छोड़ूं और क्या ना छोड़ूं, क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं. राइट. तो दैट इज वेयर आई रियलाइज कि यार बच्चा तब भी फंसा था, बच्चा आज भी फंसा. मतलब मैं तब भी फंसा था, मैं आज भी फंसा हूँ. तब मैं किसी और कारण से फंसा था, मैं आज फंसा हूँ. मतलब नैरोइंग डाउन कि देयर इज अ लैक ऑफ मेंटोरशिप. क्योंकि अगर तुम बहुत ज़्यादा सीनियर बैचेस में जाओगे तो दे आर नॉट द वंस हु हैव क्लियर्ड देयर FMG इन फर्स्ट अटेम्प्ट. तो तुम उनकी एडवाइसेस तो फॉलो कर नहीं पाओगे. राइट. 2024 से पैटर्न भी चेंज हुआ है. तो इन FMG आई बिलीव हमेशा रिसेंट ईयर्स वालों से आपको मेंटोरशिप लेनी चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए, बिकॉज पैटर्न चेंज होता रहता है एग्जाम का. और हमारे टाइम पहले काफ़ी चेंज हुआ है. ठीक है, जैसे 21-22 तक तो 1-liners ही आते थे. तो वो जो आपको पर्सपेक्टिव देंगे और जो आज के टाइम वाला बच्चा देगा पर्सपेक्टिव, दैट वुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट. तो दैट इज़ वेयर आई फाउंड द गैप कि FMGs के लिए मेंटोरशिप इज समथिंग विच इज लैकिंग. नंबर 2 चीज़ है फॉर रिपीटर्स, अकाउंटेबिलिटी इज समथिंग विच इज लैकिंग. ओके. मतलब वो पढ़ना चाहते हैं बट वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब एक तो ग्रेजुएट हो 2 या 3 साल हो चुके हैं, बैचमेट से सब रिश्ते नाते खत्म हो चुके हैं, अकेले घर के अंदर बैठे हैं, सब मैरिड हैं आधे लोग, मतलब बहुत कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में. राइट. तो पढ़ना बहुत मुश्किल हो चुका है. तो उनके पास अब है ही नहीं कोई जिससे वो बात भी कर सके और इस एग्जाम को निकाल सके. सो दैट इज़ वाई स्टार्टेड माई स्टार्टअप, एज यू वुड हैव सीन, FMG बूस्टर्स. तो वहाँ पे मुझे ये समझ आ गया था कि यार रिसोर्सेज बहुत है, हमें सिर्फ इनको ये बताना है कि कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और इनको रोज बोलना है कि पढ़ना है. सो दैट इज़ वेयर आई केम इन, और मैंने ये चीज़ करी एंड आई एम गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स
in terms Okay. of reviews and in terms of the difference in the preparation of people who are linked with us. तो क्योंकि हमारे पास 7th attempt 5th attempt वाले भी बच्चे हैं, 10th 12th 14th you say it, we have it in terms of इतने number. पुराने बच्चे? बहुत पुराने, because they said they मतलब उन्होंने ज्वाइन, मतलब हमें जेन्युइन रिव्यूज वहीं से आते हैं जो लोग रिपीट में है इस टाइम पे, कि वी हैड लॉस्ट ऑल दी होप्स. हमें नहीं पता रिजल्ट क्या आएगा अभी भी, बट एटलीस्ट हम पढ़ रहे हैं. पिछले कितने अटेम्प्ट से ऐसा हो गया था कि हम बस एग्जाम भर के देने जा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि पढ़े ना पढ़े, क्यों पढ़े, कैसे पढ़े, बिकॉज पूरी मोटिवेशन खत्म हो चुकी है. 12th attempt means 6 years. राइट यार, बट इसमें ऐसा नहीं होता कि आपकी एक एज लिमिट है एफएमजी में, आप कितने भी अटेम्प्ट्स दे सकते हो, कोई आपके कैपिंग नहीं है? नहीं, इन्होंने बीच में ड्राफ्ट निकाला था जब इन्होंने बोला कि आपके ग्रेजुएट होने के आपको आई गेस 3 साल के अंदर अंदर एफएमजी निकालना है, दैट इज अ रूल. हालांकि वो ड्राफ्ट पास नहीं हुआ क्योंकि अभी बहुत सारे लोग पुराने अटके पड़े हैं, तो अभी वो चीज़ तो नहीं हो पाई. तो बट दिस इज एक्चुअली द रियलिटी ऑफ एफएमजी के उसमें. बट अगर आप नीट पीजी में भी घुसोगे आपको तो भी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, बट थोड़ा बदनाम एफएमजी टर्म ज़्यादा है क्योंकि आपके पास लाइसेंस तक नहीं है टू प्रैक्टिस, तो इसलिए वहाँ पे बदनामी ज़्यादा है. बट अगर आप पोस्ट ग्रेड की बात करो तो पीपल आर रिपीटिंग देयर पोस्ट ग्रेड ऑल्सो. बहुत साल लग जाते हैं पीजी तक पहुँचते पहुँचते, बहुत रिपीट्स देते हैं. आई हैव सीन पीपल फ्रॉम प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो लिविंग इन गौतम नगर एंड प्रिपेयरिंग फॉर 3 years नाउ. सो हर जगह कुछ ना कुछ है, बट क्योंकि पीपल नीड वन टाइनी रीजन टू मतलब बदनाम करने के लिए एफएमजीज को, तो वो चीज़ उनको मिल जाती है. ओके. तो यार जैसे कि आप एफएमजी बूस्टर्स में मेंटोरशिप देते हो एंड आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएमजी एग्जाम अपना क्लियर करा, तो अगर जैसे आपके पास कोई स्टूडेंट आता है तो एक सही अप्रोच क्या है एफएमजी एग्जाम को लेके जो आप बताते हो? क्योंकि आपने जैसे बताया कि आपने जब आपकी एमबीबीएस हो रही थी तभी आपने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था एग्जाम के लिए, तो राइट अप्रोच क्या रहेगा उसको क्लियर करने के लिए? सो जब भी कोई स्टूडेंट आता है हमारे पास भी आता है, हमारा अप्रोच सबसे पहले ये रहता है कि हर स्टूडेंट अलग है. क्योंकि कोई XYZ प्लेटफॉर्म से पढ़ के आया, कोई ABC, कोई ऑफलाइन कोचिंग लेके आया, कोई कुछ नहीं पढ़ के आया. राइट. वो तो ये कह रहा है रिसोर्स भी आप दे दो, मतलब हर तरीके का आता है. तो वहाँ मेरा यूएसपी या मेरी टीम का यूएसपी या मेरे स्टार्टअप का यूएसपी आता है कि वी टेक एवरी केस डिफरेंटली. हम जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल वो भी बहुत डिफरेंट रहती है फॉर एवरी स्टूडेंट. ओके. तो अगर तभी मतलब यूजुअली मैं जेनरिक एडवाइसेस देता नहीं हूँ. पीपल वांटेड, आई ट्राई टू गिव इट कि जितना हो सके मैं एक ब्रॉड आंसर दे दूँ, बट इवन दो सामने वाले को लगेगा यार इससे बात करके कोई वैल्यू नहीं मिली कोई बात नहीं, एटलीस्ट आई एम नॉट मेकिंग यू मोर कंफ्यूज्ड. क्योंकि होता क्या, पीपल वांट कि अब जैसे मैसेजेस आते हैं 30 दिन रह गए, सर कोई टाइम टेबल दे दो. हाउ कैन आई गिव यू अ टाइम टेबल फॉर नेक्स्ट 30 days व्हेन आई डोंट नो विच टीचर यू स्टडीड फ्रॉम, हाउ मच यू नो, आपके मॉड्यूल्स में क्या स्कोर आ रहा है, आपके ग्रैंड टेस्ट, आपके सैम्पल पेपर्स में क्या स्कोर आ रहा है. तो मैं ब्लैंड आंसर देता हूँ कि जो कर रहे हो करते रहो, इम्प्रूव कर लेना, या 2-4 वैल्यूएबल पॉइंट्स डाल देता हूँ. सामने वाले को लगेगा कि भाई इसको कुछ नहीं पता, बट एक्चुअली मैं उसको कंफ्यूज नहीं करना चाहता. क्योंकि होगा ये कि हो सकता है वो ऑलरेडी सही कर रहा हो, वो जस्ट अपने डर में बैठा हो, बट नेक्स्ट डे ही वुड ट्राई टू क्वेश्चन हिज प्रिपरेशन. बट अगर मैं फिर भी एक जनरल आंसर की तरफ घुसूँ तो जनरल आंसर यही है कि यू हैव टू नंबर 1 स्टिक टू वन रिसोर्स. इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जैसे मैंने आपको बोला ना कि 2025 इज अ टाइम व्हेन दे हैव एम्पल ऑफ रिसोर्सेज. राइट. वो बस जंप करते रहते हैं कि मेरे सीनियर ने इससे पढ़ा था मैं उससे पढ़ूंगा, मेरे सीनियर ने उससे पढ़ा था मैं उससे पढ़ूंगा, पर ये तो मुझे नहीं समझ आ रहा, चलो मैं तो इससे पढ़ लेता हूँ. तो ट्राई टेस्टिंग करते रहते हैं. और ये चीज़ होती है, आप 10 लोगों से सलाह लेके आप 10 लोगों की सुन के इम्प्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, बट उसने तो एक ही करा था ना अपनी. Right. So obviously he will get the result, but as you are trying to follow 10 people, you would not be able to get the result what he could get because he followed one thing. And there are number of paths to clear any exam. It is not limited to FMG, चाहे NEET PG है, UPSC कोई भी है, 100 तरीके होते हैं हर एग्जाम को पास करने के लिए. You have to stick to one. And this is something which I say everywhere because this is a universal rule. तो आपको पहले बार स्टिक करना है. स्टिकिंग टू वन रिसोर्स डजंट मीन्स कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे स्टिक करना है, आपको एक सब्जेक्ट के लिए एक फैकल्टी पे स्टिक करना है. दैट इज वन थिंग. तो ये भी एक बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि अगर मैं इसको फॉलो करूँ, मैं इसी को फॉलो करता रहूँ टॉप. नहीं यार, हर जगह सारी फैकल्टीज भी अच्छी नहीं होती हैं. कुछ के लिए आपको स्विच करना ही पड़ेगा. स्विच फॉर दैट. उसके बाद क्वेश्चंस इज समथिंग विच यू हैव टू डू फ्रॉम डे वन. पीपल लीव इट टिल द एंड ऑफ द मंथ ऑल्सो. आई हैव सीन दैट. उससे कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ आपके जो है टाइम खराब होगा. क्योंकि लोग क्या करते हैं, मैं अभी जैसे मुझे जब मैसेज आते हो ये आते हैं कि हमने बहुत बार नोट्स पढ़ लिए पर मेरे को इंप्रूवमेंट नहीं हो रही. बट यू आर नॉट अप्लाइंग ओनली, यू आर नॉट डूइंग क्वेश्चंस इनफ. और अगेन दिस इज यूनिवर्सल टू एनी एग्जाम. आप क्वेश्चंस नहीं करोगे तो नहीं निकलेगा. और ग्रैंड टेस्ट से इतना डरते हैं, एफएमजी से इतना डरते हैं, डोंट गिव इट. और बेस्ट पार्ट एट एफएमजी बूस्टर्स इज दैट टुडे नन ऑफ माय मेंटी, नन ऑफ माय स्टूडेंट इज अफ्रेड ऑफ जीटीज. मैं इतने जीटीज दिलवा चुका हूँ. मैं आए दिन होता आज जीटी दे दो, बस ऐसा सोचो कि 300 क्वेश्चन कर रहे हो. मतलब उनका वो डर ही खत्म हो गया जीटी को लेकर. वो कहते हैं हमने पिछले टाइम में आज तक 2 जीटी नहीं दिए, इस बार हम 10 जीटी दे चुके हैं. एंड दे आर इंप्रूविंग. सो आपको डर खत्म करना है, क्योंकि पेपर वाले दिन आपको क्या पता क्या आ जाएगा. करेक्ट. इफ यू हैव ट्रेन्ड योर माइंड
to be exposed to random questions any day, anywhere, Hmm. exam will be another grand test for you. Hmm. But if you would be always afraid to just appear for a grand test, then how would you be giving your 100% in the final exam? True. So that is the one mindset that I have. Hmm. Stick to a resource, do as many MCQs as possible. क्या बोलते हैं उसके बाद ग्रांड टेस्ट से डरना नहीं है. 3 ही चीज़ें करनी होती हैं एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए. Okay. बट पीपल फील कि कोई अलग से आपको कुछ आके दे देगा. नहीं, हम भी आपको क्या दे सकते हैं, आपको स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं, आपके हर दिन को प्लान कर सकते हैं. अल्टीमेटली रिसोर्सेज वही हैं. रिसोर्सेज में से आउटपुट कैसे निकालना है वो हम सिखाते हैं. Hmm. तो एक अगर मोटा मोटा मान के चले तो एक स्पेसिफिक टाइम अगर आप बोलो कि यार आपको ना इस टाइम से एफएमजी एग्जाम की प्रिपरेशन ना स्टार्ट कर देनी चाहिए. सो अगर मैं एफएमजी की बात करूँ तो वो 6 महीने इज मोर देन इनफ. 6 months में यू आर प्रिपेयर्ड. इवन इफ यू हैव नॉट स्टडीड एनीथिंग, आई कैन गारंटी यू विल पास. बट इस चक्कर में क्या होता है, फर्स्ट सेकंड ईयर वाले पढ़ते नहीं है और उनको लगता है हम एफएमजी के लिए पढ़ेंगे सीधा. व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट एंड सेकंड ईयर, मैं उस टाइम इंडिया में भी था कोविड की वजह से. आई यूज्ड टू स्टडी ऑल द बुक्स जो आईएमजीस पढ़ते थे. मैं वो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स जो होती है मैंने रखी थी, तो मैं पढ़ता था उन्हें. तब ये प्लेटफॉर्म्स भी ग्रो नहीं किए थे. कोविड में इनका एक्चुअली ज़्यादा बोलबाला हुआ है. उस टाइम पे कुछ होता भी नहीं था, यूट्यूब से ही पढ़ा करते थे. तो मुझे बहुत बूढ़ा लग रहा है सब. बट दैट्स द ट्रुथ. मतलब ये पिछले 3 साल से तो कुछ ज़्यादा ही बूम हुआ है ये सब चीज़ें. उससे मतलब जब मैं फर्स्ट सेकंड में तब तो नहीं था. तो तब मैं बुक से पढ़ता था और मैंने अपने डिसेंट कंसेप्ट्स बनाए थे कि अगर मैं किसी कमरे में बैठूंगा मैं डम तो नहीं खिलाऊंगा. वो मैंने ज़रूर इंश्योर किया था. और मेरे को तब इतना सोचता भी नहीं था एफएमजी के बारे में. मैं ये समझता कि यार अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मेरे को क्या आता है और क्या नहीं आता है, मैं उस पर्सपेक्टिव से चलता था. अब सेम चीज़ मैं जूनियर्स को बोलने की कोशिश करता हूँ, उनको नहीं समझ आता बिकॉज दे आर सराउंडेड बाय सच सीनियर्स हु वुड जस्ट नैरो देम डाउन टुवर्ड्स एफएमजी. तो दैट्स अ डिफरेंट अप्रोच अगेन. बट आई स्टिक टू माय रूल्स एंड माय मोरल्स. मैं बोलता हूँ कि भाई तुम ऐसे पढ़ो कि तुम डॉक्टर बन रहे हो. एफएमजी तो वैसे भी 6 महीने में पास करा ही दूंगा तुम्हें मैं ढंग से. राइट. समझ. अगर तुम बेसिक्स लेके आओगे तो तुम्हारा स्कोर भी अच्छा हो जाएगा. तुम बेसिक्स नहीं लेके आओगे तो हाँ 160 170 में किस तरह बस पास तो करा ही देंगे. बट यू हैव टू डिसाइड कि तुम एफएमजी पास डॉक्टर बनना चाहते हो या तुम एक्चुअली डॉक्टर बनना चाहते हो. व्हाट टैग डू यू वांट टू अलाइन विद योरसेल्फ. यार एफएमजी डॉक्टर्स का ऐसा भी है क्या कि उनके कॉन्सेप्ट्स ही मतलब क्लियर नहीं होते हैं? क्योंकि ये चीज़ मैंने कहीं से सुनी थी कि जैसे इंडिया में काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो रूरल बैकग्राउंड से हैं एंड उनके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग बाहर चले गए, उन्होंने एमबीबीएस कर ली, बट उन्होंने वहाँ पे ना पढ़ाई नहीं करी है. ठीक है, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं हुए हैं एंड बस उन्होंने वहाँ पे एंजॉय करा है एंड अब वो एफएमजी अटेम्प्ट करते हैं एंड वो हर साल अटेम्प्ट ही कर रहे हैं एंड वो क्लियर नहीं हो पा रहा है. दैट इज़ ट्रू. मतलब सी, क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला कि हर कॉलेजेस सेम नहीं है. कई कॉलेजेस मतलब देयर हैड बीन अ लॉट ऑफ करप्शन इन एमबीबीएस अब्रॉड एज वेल. एंड आई वुड नॉट से दैट दिस इज लिमिटेड टू एफएमजीज. मतलब जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एफएमजी तो मैं उसका मतलब, बट ये इंडिया में भी एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें. यू विल सी अ लॉट ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस एज वेल. ट्रू. जहाँ पे करप्शन चलती है, बच्चे पढ़ते नहीं है, कुछ नहीं पता, अता पता ही नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस एज वेल जो पेरिफेरी में खुलते जा रहे हैं. सिस्टम ही नहीं है कोई, मतलब कोई फैकल्टीज ही अवेलेबल नहीं है, कोई भी आके लेक्चर देके जा रहा है. तो अगेन होता यही है क्योंकि इंडिया में एटलीस्ट क्या होता है कि तुम घर के पास होते हो, एक डर होता है. बट वो डर जब दूसरी कंट्री में जाते हो डर भी खत्म हो जाता है, निकल जाता है. राइट. पढ़ाई से आपका वैसे नाता छूटा है बिकॉज यू फाइंड योर एस्केप. आपको समझ आ जाता है कि मुझे कैसे पास होना है, कि किस टीचर से कैसे बात करनी है कि मुझे पास कर दे. समझ रहे हो. तो वो हम सारे एस्केप्स ढूंढ लेते हैं. चाइना में आइडियली ये सब चीज़ें होती ही नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं होती थी, क्योंकि हमारे एक सब्जेक्ट के लिए 10-10 फैकल्टीज पढ़ाने आती थी. हमें ये नहीं पता था कि फाइनल पेपर कौन बना रहा है और चेक कौन कर रहा है. अच्छा. तो वहाँ ऐसा नहीं रहता था. एज अ सेड चाइना इज वे अवे फ्रॉम दिस करप्शन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन स्पेशली. मतलब वो लोग तो बैठे होते थे कि फेल करना है. हमारे सीनियर्स बहुत फेल होते थे. मतलब हम, क्योंकि हमारे बैच में आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा था जो कभी फेल हुआ पूरे 5-6 साल के अंदर. तो हमें लगता था यार सीनियर्स फेल कैसे होते थे. और इतने सारे लोग हैं, जब हम 2019 में गए थे हमसे 5 साल ऊपर वाले बैठ के हमारे साथ एग्जाम दे रहे होते थे. तो हमने वो लोग भी देखे हमारे कॉलेज से ही. तो आई वुड नॉट से कि इट वॉज दैट ईजी, बट एज आई सेड कि एमबीबीएस अब्रॉड में जो क्राउड जा रहा है इट इज इम्प्रूविंग डे बाय डे, ईयर बाय ईयर. तो हमारे केस में तो कोई फेल नहीं हुआ. तो है, मतलब ये ट्रुथ है कि एफएमजीज के कईयों के केस में कंसेप्ट्स वीक रहते हैं, बट दैट इज नॉट लिमिटेड टू एफएमजीज. इट इज यूनिवर्सल टू आईएमजीज एज वेल इन सम कॉलेजेस. बट एटलीस्ट क्या होता है, क्योंकि एफएमजीज को एक एफएमजी का एग्जाम देना पड़ता है, तो एक वो होता है ना, आप सीव आउट होके आते हो. तो अब अगर आप वो पास करके आए हो तो आपने मतलब पढ़ाई कर ली है. बट इन टर्म्स ऑफ आईएमजीज देयर इज नो सच टेस्ट दैट यू हैव टू गो थ्रू. आप घुस गए एमबीबीएस में तो आप लाइसेंस तो लेके निकलोगे. बट हमारे केस में ऐसा नहीं होता. राइट. तो बच नहीं सकते. राइट. तो यार जैसे एफएमजीज के ना काफ़ी सारे ऐसे भी मतलब केसेस आते हैं कि उनको बस एफएमजी क्लियर करना है एंड दैट्स इट.
तो ऐसा भी होता है क्या कि FMGs कम बैठते हैं MD के एग्जाम के लिए? टू बी ऑनेस्ट पहले ऐसा था, चीज़ें थी, बिकॉज दे वर ऑलवेज अंडर कॉन्फिडेंट। उनको हम्म लगता था बस ये हो जाए काफ़ी है, या मेजरली लोग रूरल एरिया से बहुत ज़्यादा आते थे, हम्म तो उनको तो ये होता था बस अपने रूरल में क्लिनिक खोलने हैं, ऐसा पर्सपेक्टिव रहते थे। हम्म बट अब तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो लिटरली एफएमजी को इग्नोर करते हैं। दे आर डन एंड डस्टेड विद देयर एएमसीज, यूएसएमएली, और वो लोग इंडिया आते ही नहीं है, हम्म बिकॉज दे आर लाइक कि वी डोंट वांट टू गो समवेयर वेयर वी वुड बी डाउटेड एट एनी सिंगल टाइम। हम्म आई हैव बीन नोन टू सम सीनियर्स, नॉट फ्रॉम माय कॉलेज बट इन जनरल, उन्होंने कभी एफएमजी दिया ही नहीं। दे आर इन यूएस राइट नाउ। राइट If they would have entered into this system, they would have wasted another 3 to 4 years. And then they would have realized that this is not the place where they belong to. Because it's not that you don't have enough opportunity. It's just that your opportunities are always suppressed by the society and by the community of doctors. You're always questioned just because you're an FMG. राइट। काफी स्ट्रगल है यार FMGs का ना। है, मतलब वही मैं कह रहा हूँ, है, but only one thing which I have learned is to ignore. And अपना रास्ता देखो, आगे बढ़ो. People would say no matter what. मेरे पीछे भी बोलते होंगे, मेरे आगे बोलते होंगे, बट आई एम लाइक आई डोंट केयर वाली कभी चीज़। इंडिया में ये रेसिज्म फेस करा मैंने अभी तक तो नहीं, फॉर्चुनेटली। साथ के दोस्तों ने कभी? हाँ, मतलब दे हैव टोल्ड मी द इंस्टेंसेस जहाँ पे उनके आस पड़ोस या इधर उधर लोगों ने कुछ बात बोली, ये बोला वो बोला। सो आई थिंक दैट इज़ वेयर आई टोल्ड यू कि मैंने जो डिसाइड किया था यही डिसाइड किया था कि मेरे को ध्यान ही नहीं देना है। मैं जो करूँगा अपना करूँगा, चाहे हॉस्पिटल सेटिंग में जाऊँ चाहे कहीं भी जाऊँ। आई हैव टू लर्न टू इग्नोर, एंड दैट इज समथिंग विच आई एम इम्प्लीमेंटिंग इन माई लाइफ। और यही आगे तक चलाता रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है व्हाट दे आर सेइंग इज नॉट, इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी, इट हैज़ नो मीनिंग इन माई लाइफ, एंड इट वुड नेवर चेंज एनीथिंग इन माई लाइफ अदर देन मेकिंग इट वर्स्ट। राइट यार, अगर जैसे मैं अभी आपको बोलूँ कि अगर आपको दोबारा से MBBS करनी है तो अभी भी आप चाइना चूज करोगे या किसी और कंट्री को चूज करोगे? आई वुड से कि पहली बात मैं एमबीबीएस दोबारा नहीं करूँगा। नहीं बट तब भी तो नहीं, आई थिंक वी हैव बेटर ऑप्शंस राइट नाउ, जो मुझे अब पता लगे हैं कि अगर मुझे मौका मिलता, मुझे नॉलेज होती, मैं EU में जाता, मतलब यूरोपियन यूनियन की किसी कंट्री में जाता। फॉर एग्जांपल रोमेनिया हो गया, हंगरी हो गया। तो व्हाट हैपेंस इज, अगर आप वहाँ से करते हो अपनी एमबीबीएस, यू गेट द रजिस्ट्रेशन टू प्रैक्टिस ऑल अक्रॉस EU, ओके, विच आई डिडंट नो इन माई टाइम। मतलब मुझे पता था, मैं ज़रूर ये करता था। वहाँ की एजुकेशन भी अच्छी है, वहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपोजर अच्छा खासा है, एंड करिकुलम भी आई थिंक इंग्लिश में होगा। हाँ, करिकुलम इंग्लिश में, और बहुत कंट्रीज के बच्चे आते हैं, और वहाँ पे भी ऐसे 60-70 सीटें रहती है। इट इज नो, मतलब वहाँ कोई करप्शन नहीं है। ओके, तो ये चीज़ मैंने काफ़ी प्रमोट भी करी थी रोमेनिया के बारे में, बट अगेन पीपल डिडंट केयर, क्योंकि सब तो रशिया जा रहे हैं, आप रोमेनिया क्यों बोल रहे हो? राइट, लाइक जहाँ जाना, मतलब ऐसा जहाँ जाना जाओ, मैं अपना दूसरे काम पे लग रहा हूँ, मेरे को बताना ही नहीं है तुम्हें कहाँ जाना है। यार लोगों को ना वो होता है कि जहाँ से ना उनको ऐसे गिमी की चीजें दिखती हैं ना, उनको वही अच्छा लगता है। हाँ, मतलब कोई अगर उनको जेन्युइन एडवाइस दे सोशल मीडिया पे आके, जैसे कि आपने करा FMG बूस्टर्स के थ्रू, आप कर भी रहे हो, तो लोगों को लगता है कि यार ये तो ना कुछ गलत चीज बता रहा है। हाँ, मेरे को बच्चों की मैसेज है कि आपने चाइना से, कि हमने चाइना में एडमिशन ले ली। मैंने बोला अभी तो गया नहीं है चाइना, मत जा, अभी इशू है, ये है वो है, आपने तो कर लिया, मुझे मना कर रहे हो। लाइक यार भाई, मतलब क्या मतलब है ये? कि पहली बात, मैंने कौन सा कमीशन खानी है? राइट, मैं कोई पैसे मांग रहा हूँ इस एडवाइस के? आई एम जस्ट सेइंग दैट यू स्टिल हैव टाइम, इवन इफ यू हैव स्पेंट 3-4 लाख, कोई फर्क नहीं पड़ता, करियर इंपॉर्टेंट है। एक तो आप एडवाइस लेने आ रहे हो, फिर अगर आपको एडवाइस मिल रही है तो आपको वो माननी भी नहीं है। एक्चुअली दे आर नॉट टेकिंग एडवाइस, व्हाट दे आर सीकिंग इज validation, right? Deep inside they know that they are doing something wrong, but they're like यार कहीं से कोई validation मिल जाए। And I have been doing that throughout my life, मतलब एक टाइम तो मैंने बहुत कोशिश करी है ये चीज़, ऐसे लोगों को ढूंढ के बात करना, those who are well settled, कि just to validate myself that जहाँ मैं हूँ सही हूँ ना। तो मैंने भी किया ये चीज़ें 2nd-3rd ईयर तक। तो हर एक का सही टाइम होता है चीज़ें समझने का, उनको भी ये चीज़ें समझ आएंगी। तो 3rd ईयर के 4th ईयर के बच्चों के रोते हुए कॉल आते हैं मुझे चाइना से कि हम फंस गए हैं, अब बताओ क्या करें, कुछ तरीका हो सकता है। मैंने कहा तो 2027 का वेट करो, जब तक फर्स्ट बैच ग्रेजुएट होके आएगा, मतलब 2021 के न्यू रूल्स का पहला बैच आएगा, तब समझ आएगा कि व्हाट एक्चुअली नेशनल मेडिकल काउंसिल वांट। तब तक तो भी करो, नहीं हुआ तो फिर कहीं ना कहीं सेटल कराएंगे, तुम्हें भी कराएंगे, तुम्हें भी गाइड करेंगे। तो it is how it works. People needs validation, and if you give it, they would be impressed. If you don't, they will see that there is some alternative motive of this guy why he's saying that. So होता है यार। जैसे थोड़ा सा अब इस कॉन्वर्जेशन को एंड की तरफ लेके जाते हैं, बट इससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई स्टूडेंट ये पॉडकास्ट देख रहा है एंड उसको किसी एजेंसी के थ्रू नहीं जाना है चाइना, उसको इंडिपेंडेंटली अपनी रिसर्च करके जाना है, तो वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनके थ्रू वो किसी भी कंट्री में MBBS के लिए अप्लाई कर सकता है? सो बेसिकली आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना है उसकी आपको वेबसाइट मिल जाएगी, आपको वहाँ पे मैनेजमेंट के कॉन्टैक्ट ईमेल्स मिल जाएंगे। यू हैव टू टेक्स्ट, जितनी भी ईमेल्स है सबको मेल कर दो, बिकॉज दे आर वेरी हेल्पफुल। अगर कोई टीचर की मेल भी होगी वो भी आपको बता देगी कि इस पे मेल करना है, दे वुड नेवर इग्नोर यू।
तो आपको वो मेल मिल जाएगी मैनेजमेंट की, दे विल गाइड यू दैट हाउ यू कैन टेक एडमिशन, दे विल हेल्प यू विद एडमिशन लेटर मिलेगा, स्ट्रेट अवे गो टू दी चाइनीज एम्बेसी, इधर ही है सीपी साइड पे, गो अप्लाई योर वीज़ा, हार्डली 5-6 हज़ार का वीज़ा लगता है, दैट्स ऑल, ठीक है। एंड देन देर आर सम सिस्टम जो आपकी मैनेजमेंट आपको बता देगी कि कैसे आपको वापस भेजना है, आपको कैसे वो स्पॉन्सर लेटर आएगा, वो सारी चीज़ें आपको मैनेजमेंट बता देगी फॉर श्योर। नो एजेंट इज डूइंग एनीथिंग डिफरेंट व्हाट यू वुड बी डूइंग, मतलब तुम भी वही कर रहे हो। उसके बाद यू योरसेल्फ कैन श्योरली फ्लाई टू चाइना ऑन योर ओन, कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि व्हेन यू कम थ्रू मैनेजमेंट खुद ये इंश्योर करती है कि आपको एयरपोर्ट तक कोई लेने आ रहा है, वो सब अरेंज करते हैं, आई हैव हर्ड दैट फ्रॉम पीपल। अच्छा। बट इफ यू आर गोइंग थ्रू एजेंसी तो यूनिवर्सिटी उतना इन्वॉल्वमेंट रखती नहीं है, तो वो एजेंट ही फिर देखते हैं। तो अगर आप मैनेजमेंट के थ्रू जाओगे दे विल श्योरली हेल्प यू आउट विद एवरीथिंग। Okay. So you don't have to spend anything if you are taking admission in China. And but again I would say according to the new rules, avoid going to China right now at least until 2027, जब तक हमारे पास क्लैरिटी नहीं आती है कि what actually NMC wants. एक बार अगर वो क्लैरिटी आ गई, चाइना के बच्चे क्लियर आउट कर रहे हैं चीज़ों को, then surely go. It is the wonderful place, I think one of the best place to do MBBS at a very cheaper price and at a strict place जहाँ पे at least you won't get into wrong stuff what you get into in other countries, because there is no drugs, matlab you are deported, you're jailed if you're found smuggling or you're doing drugs in China. तो it is that strict. चाइना तो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है तो इस चीज़ में। तो कुछ ऐसे केसेस हुए हैं चाइना में कि कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ ऐसी एक्टिविटी करी हो जो कि लीगल नहीं था? इन आर यूनिवर्सिटी मतलब इन टर्म्स ऑफ ड्रग्स एंड ऑल नहीं, बट मैंने बाकी यूनिवर्सिटीज में सुना है एंड दे हैव बीन कॉट, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। हमारी यूनिवर्सिटी में भी रिसेंटली जब हम आए थे तब आई गेस हुआ, तो कुछ जूनियर्स थे, दे वेंट ऑन टू वियतनाम बॉर्डर एंड इट वाज अ जोन वेयर यू कुड नॉट फोटोग्राफ, so they were into that zone taking photographs and they were detained, deported. Even I got a call from the embassy also because they know that I studied in the same university. तो मुझे वहाँ से सब कुछ पता लगा कि ऐसा भी कुछ हुआ है, मतलब यूनिवर्सिटी में इतनी फैली भी नहीं थी बात उस टाइम तक। इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, उनको डिपोर्ट कर दिया? हाँ, मतलब दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। मतलब हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा है कि इफ़ यू फेल, अगर आपके पास पनिशमेंट लगती है 2 बार, थर्ड टाइम यू आर डिपोर्टेड। तो पनिशमेंट कैन बी लाउड म्यूजिक आफ्टर 10 PM इन हॉस्टल्स, अगर कोई कंप्लेन गई। कुकिंग्स अलाउड नहीं है हॉस्टल प्रेमिसेस में, तुम करते पकड़ गए पनिशमेंट, तो 2 पनिशमेंट लगते ही यू आर डिपोर्टेड। एंड दे डोंट केयर, मतलब वहाँ पे कोई बिजनेस नहीं बनाने बैठा है, दे केयर अ लॉट अबाउट देयर रेपुटेशन। तो ये सब चीज़ें वो बहुत ध्यान रखते हैं एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट about the education in China, that they are worried about all these things and they are not taking, matlab they are not just not considering money into the consideration and they are actually trying to provide value. राइट। तो अगर किसी इंडियन स्टूडेंट को चाइना से डिपोर्ट कर दिया है एंड वो फिर बाद में अप्लाई कर सकता है? नहीं, वो तो फिर ब्लैक लिस्टेड टाइप ही हो जाता है। अच्छा, वो फिर ब्लैक लिस्टेड है, वो नहीं जाता फिर एजुकेशन पर्सपेक्टिव से नहीं। तो अगर जैसे इंडियन स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे जो MBBS कर रहे हैं या फिर कोई और भी कोर्स कर रहे हैं, तो हाउ डू यू मैनेज टू एंजॉय क्लबिंग वगैरह के क्या सीन होते हैं चाइना में? क्लबिंग इज़ प्रीटी गुड देयर, काफ़ी सही सीन रहता है आई वुड से, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ क्लब्स व्हिच आर स्पेसिफिक फॉर दिस फॉरेनर्स। ओके। तो वी आल्सो यूज्ड टू गो टू दोस क्लब्स और बहुत सेफ रहता है, मतलब कोई भी दिक्कत, मतलब मैं तो घर पे हमेशा जाके कॉल भी करता था, तो आई नेवर लाइड टू माय फैमिली कि अगर मैं क्लबिंग कर रहा हूँ कुछ भी कर रहा हूँ, तो मैं हमेशा वीडियो कॉल भी करके दिखाता था, हाँ मैं यहाँ आया हूँ, ये है वो है। तो आई बीन वेरी चिल अबाउट दैट। और कभी ऐसे हम लोग 3 बजे तक भी बाहर होते थे, तो एक टाइम तक फैमिलीज को भी लगता था नहीं होना, बट देन व्हेन दे रियलाइज कि यार ये तो काफ़ी सेफली चल रहा है इनकी लाइफ, तो उन्होंने बोलने बंद कर दिया, अच्छा 3 बजे कोई बात नहीं। उनको चीज़, मतलब मेरे मम्मा भी आए थे लास्ट ईयर, क्या बोलते हैं, इन द मंथ ऑफ जुलाई ओनली शी केम, तो उनको भी बहुत मज़ा आया। वो लोग, उनको भी रात के 2-2 3-3 बजे तक मैं सड़कों पे लेके घूमा हूँ क्योंकि आई यूज्ड टू हैव अ ई-बाइक देयर, तो वहाँ भी ई-बाइक की भी अलग लेन होती है, तो यू फील वेरी सेफ। मतलब कार्स की अलग लेन होगी, ई-बाइक्स की अलग एंड वॉकिंग की अलग, यू आर वेरी सेफ देयर। तो घर वालों को भी समझ आ गया था कि बच्चे सेफ है, तो दे नेवर क्वेश्चन कि व्हाई यू आर आउट एट 4 AM, व्हाई यू आर आउट एट 5 AM, बिकॉज दे नो दैट दे आर सेफ देयर। यार चाइना के बारे में ना ये चीज़ ना मैंने काफ़ी लोगों से सुन ली एंड अभी तो आपसे भी सुन ली कि जब तक लोग चाइना जाते ही नहीं है ना, तब तक ये सोशल मीडिया पे जैसे एक वो बना हुआ होता है कि यार चाइना एक बहुत ही ख़राब कंट्री है एंड इंडिया के हमेशा अगेंस्ट रहती है, टाइप की शिट। एंड जब आप वहाँ पे एक बार ही चले जाते हो या एज अ टूरिस्ट ही जाते हो एंड आप तो पढ़ के भी आए हो वहाँ पे, तो ना आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है कि यू स्टार्ट लाइकिंग दैट कंट्री। दैट इज ट्रू, बिकॉज आप खुद नोटिस करते हो ना चीज़ें जाके, यू सी कि यार मैं रात को निकल रहा हूँ, सड़कें धुल रही हैं। टू दैट लेवल दे कीप द क्लीनलीनेस इन द कंट्री। मतलब जो साफ सड़कों को वो दिन में अगर 2 बार धो रहे हैं,
राइट So that is the amount of investment that government is doing on the population on their country to keep that clean. राइट तो ऐसा ही है, वहाँ का टूरिज्म भी बढ़िया है. खाना पीना ऑब्वियसली इट कम्स एज अ प्रॉब्लम एट टाइम्स, बट यू विल स्टिल फिगर आउट वेज, बिकॉज इंडिया से आप 7 दिन के लिए घूमने जा रहे हो तो लोग तो थेपले लेके जाते ही हैं. हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल था, बट हमें भी चीज़ें पता थी कि हाँ आप किस जगह से हमें कैसे इसको इम्प्रोवाइज करके अपने लिए बनवाना है, बिकॉज वी कैन स्पीक चाइनीज, वी कैन डिलीवर व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. तो हमारे लिए उस लेवल की प्रॉब्लम नहीं रहती थी. बट हाँ, अगर आप जा रहे हो तो थोड़ा बहुत इनिशियल प्रॉब्लम रहेगी. बट इफ यू आर गोइंग टू, मतलब मुझे पता है आप लोग जाओगे तो उन जगहों पे जाओगे जहाँ टूरिस्ट जाते हैं, इंटरनेशनल लोग जाते हैं. शंघाई जाओगे, बीजिंग जाओगे, यू विल गो टू सिचुआन, यू माइट गो टू शिनजियांग, ऐसे ऐसी जगह जाओगे. एंड दीज आर द प्लेसेस वेयर यू विल फाइंड एम्पल अमाउंट ऑफ इंडियन रेस्टोरेंट्स. राइट बहुत रेस्टोरेंट्स मिलेंगे आपको वीगन रेस्टोरेंट्स, आपको इटालियन रेस्टोरेंट्स, मैक्सिकन रेस्टोरेंट्स, सब मिल जाएंगे. तो आपको कभी दिक्कत आएगी नहीं. राइट हम थोड़ा कोर में जाके रहते थे तो हमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आती थी इस चीज़ की, बट एक लिमिटेड टाइम तक. बाद में वी वुड हैव आल्सो, मतलब हमने भी तरीके ढूंढ लिए थे सर्वाइव करने के. नाइस. सो डॉक्टर यशांक, अगर मैं एफएमजी बूस्टर्स के बारे में बात करूं तो आप कितना चार्ज करते हो एक स्टूडेंट से उनको मेंटरशिप देने का? So I think the pricing is dynamic, I would say, but we are affordable in terms of the situation ki it is 1500 per month if you are enrolling into the monthly plan. Then डिपेंड करता है कि आप कौन सी ईयर में हो. तो अगर इफ़ यू वांट टू गो टूवर्ड्स लाइक कि मुझे एक ही बार पे करना है फॉर एन ईयर, देन द प्राइसिंग इज डिफरेंट. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग जैन अटेम्प्ट, प्राइसिंग इज डिफरेंट. फॉर जुलाई अटेम्प्ट इज डिफरेंट, नेक्स्ट जैन अटेम्प्ट इज डिफरेंट. तो दैट इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट ऑल्सो. मतलब इट इज मतलब ट्रांसपेरेंट ओनली ऑन आवर वेबसाइट. तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं इफ एनी व्यूअर इज सीइंग दैट. तो बट जो हम बेस लाइन रखते हैं, बिकॉज क्या होता है ना, बिकॉज मेंटरशिप समथिंग जिसके लिए लोगों को कभी पता नहीं था, दे हैव टू पे. Until unless they pay and realize कि यार क्या सर्विसेज मिल रही है, उनको लगता है करना ही नहीं है. बाद में उनको लगता है यार हम वहाँ पैसा ना देके यहाँ दे देते तो शायद आज कुछ बेटर कर रहे होते. राइट. तो इसीलिए हम एंट्री प्राइस रखते हैं 1500 का, कि सो दैट पीपल कैन कम एंड एक्सपीरियंस व्हाट दे आर गेटिंग. सो दैट इज अगेन वेरी जेन्युइन, वेरी नॉमिनल to the amount of efforts that we make on each student personally. So that is the pricing right now. Right. It might increase in near future. So डॉक्टर यशांक, एक एडवाइस जो आप उन पेरेंट्स को देना चाहोगे जो सोचते हैं कि वो अपने बच्चों को भेजेंगे बाहर MBBS करने के लिए, और वो एजेंट से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछें जो कि एजेंट मिस कर देता है, उनको नहीं बताता, तो वो कुछ क्वेश्चंस कौन से होंगे? See, when it comes to the question you have asked, very good question I would say. आपको कैसे चेक करना है कि योर एजेंट इज़ गुड और नॉट, या जो एजेंट कह रहा है वो सही है कि नहीं है. उसके बाद आपको अल्टीमेटली इसको कैसे रिटर्न में लेना है, आई विल टेल यू. सबसे पहले आपको ये पूछना है कि क्या NMC के सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं. टेक द NMC रूल्स की चेकलिस्ट और उनके सामने बैठ के टिक करवाओ उनके हाथों से. ओके. कि क्या ये चीज़ वहाँ अवेलेबल है, ये चीज़ अवेलेबल है. ओके, ही सेड येस टू ऑल दीज थिंग्स. नंबर 2, आपको ये चीज़ चेक करना है कि आपका बच्चा जब जा रहा है उसको हॉस्टल्स प्रोवाइड हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी से नहीं हो रहे हैं. इफ़ इट इज़ गेटिंग प्रोवाइडेड, कौन सा हॉस्टल दे रहा है वो, कोई ऐसे प्राइवेट कहीं बाहर हॉस्टल दे रहा है या वो कॉलेज के अंदर है, क्योंकि कई एजेंट्स ने बाहर भी ओपन कर रखे हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर ऑलवेज बैड, बट इन मेनी सिचुएशंस दे आर. राइट. कभी प्रॉब्लम ना हो अपने बच्चों को वहाँ जाके. करेक्ट. उसके बाद आपको जब सारी चीज़ें पता है कि ये चीज़ें होती हैं, दीज आर द थिंग्स विच आर नीड टू बी मेड श्योर कि आपके बच्चों को वहाँ जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा. ये ओवर एडमिशन्स तो नहीं है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है यूनिवर्सिटी के अंदर, कितनी एडमिशन्स हो रही हैं, ये सब पूछो. एंड आफ्टर दैट मेक एन एफिडेविट एंड गेट इट म्यूचुअली साइंड, सो दैट यू आर नॉट स्टक व्हेन यू गो अब्रॉड. ताकि एजेंट भी लायबल रहे थोड़ा सा. एग्जैक्टली. अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है तो. राइट नाउ आई एम वर्किंग विद एन एजेंसी ओनली. मैं उनके सोशल मीडिया वगैरह एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और सोशल मीडिया के थ्रू जो मैसेजेस डिलीवर करते हैं, आई वर्क विद देम. एंड वहाँ पे हम सेम चीज़ करते हैं. एक्चुअली ही इज ऑल्सो एन FMG विद हुम आई एम वर्किंग एंड वी डू द सेम. राइट. वी साइन एन एफिडेविट. हम क्लैरिटी देते हैं. जैसे कई बार क्या होता है, हम बोलते हैं कि ये रूल अगेंस्ट है, बट दे आर लाइक नहीं, मेरा भाई वहाँ पढ़ रहा है, मुझे पढ़ना है. कल को आगे हमें नहीं बोल सकता. राइट राइट राइट. तो वी डू एन एफिडेविट विद देम. उसमें लिख देते हैं कि वी टोल्ड यू अबाउट दिस रूल बट यू आर गोइंग देयर विद योर ओन डिसीजन. तो कल को यू कैन नॉट कम बैक टू अस एंड से कि आपने नहीं बताया. दे साइन इट, वी आर फाइन विद इट. तो यू कैन ऑल्सो डू दैट विद योर एजेंट्स. एंड दैट इज अ वेरी वेरी गुड वे ऑफ डूइंग इट, to keeping everything in written. मेरे केस में क्या था, everything was verbal. I could not question anybody. मैं ना तो पुलिस के पास भी जा सकता था कभी भी किसी भी चीज़ के लिए. मुझे बोला गया था 6 साल सपोर्ट मिलेगी, नहीं मिली. दूसरे साल ही फ़ोन मतलब ब्लॉक कर दिया. तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि इंडियन पेरेंट्स को अपने दिमाग में रखनी है अगर वो किसी एजेंट को अप्रोच कर रहे हैं तो. हाँ, जस्ट डोंट सी कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो हमें जाना ही जाना है उसके थ्रू, या कोई बच्चा उसके थ्रू गया मैं उसके थ्रू जाऊंगा, बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज एजेंट. मैं अपनी बात कर रहा हूँ यार. आई वुड ऑल्सो अल्टीमेटली सी सम और द अदर मोटिव आउट ऑफ यू, बट आई वुड जस्ट मेक श्योर कि आई एम नॉट गाइडिंग यू रॉन्ग. राइट. ऐसे क्योंकि
मेरे पास भी, क्योंकि मैं अगर किसी के थ्रू किसी के साथ काम कर रहा हूँ, पैसे तो मुझे मिलेंगे यार, मैं तुम्हारा डिस्काउंट करा दूंगा, मैं सब कुछ करा दूंगा, एवरीबडी सिटिंग हियर टू मेक मनी, दैट इज ट्रू। आप वो पैसा आप किसी को जाके दे रहे हो ब्लाइंडली, रादर देन गिव इट टू समबडी हु इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू आउट। एंड मैंने ये चीज इसीलिए स्टार्ट की थी बिकॉज आई वाज लाइक आई वांट टू टेक केयर ऑफ द एग्जिट एंड द एंट्री एंड द एग्जिट बोथ, बिकॉज थ्रू एफएमजी बूस्टर्स आई वाज केटरिंग द एग्जिट, सो लाइक कि मैं परेशान लोगों को देख रहा हूँ, मैं परेशानी पहले से खत्म कर देता हूँ, राइट राइट, लेट मी सेंड समवेयर व्हिच इज वैल्यूएबल। तो ये आइडिया था आइडियली, बट पीपल, मैंने आपको जैसे पूरा बता ही दिया, फर्क नहीं पड़ता, योर intentions doesn't matter, right, everything that matters is how you sell the dreams to them and to the parents, because I still remember एक parent था, चाइना में एडमिशन करा रहे थे, he said that you are not a, उस time पे I was not a private limited company, okay, तो I just did my registration, अभी proprietorship में मैंने किया था उस time पे starting में, तो वो कहते हैं आप प्राइवेट लिमिटेड नहीं, वो सी है तो आप प्राइवेट लिमिटेड नहीं हो, तो आई कैन नॉट ट्रस्ट यू, गो अहेड, राइट, ही वाज पेइंग 5 लाख, ओके, एंड मैंने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से सारा एक्सपेंसेस निकाल के 2 लाख में हो रहा था, 3 लाख का डिफरेंस था, एंड आई टोल्ड देम कि आपके ब्रोशर में कहाँ हिडन चार्जेस दिखा रहा है, वो आपको कैसे पागल बना रहा है, इज लाइक नहीं, लाइक जस्ट बिकॉज़ कि आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, मतलब रजिस्टर्ड नहीं, एग्जैक्टली, मतलब इस लेवल तक लोग चले जाते हैं। तो बट लाइक मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया, मतलब इफ समबडी केम एंड उसको ऐसा लगा कि ये चीज़, लाइक डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बिकॉज आई नो अल्टीमेटली यू वुड कम बैक टू मी सम और द अदर डे, फॉर कोई ना कोई गाइडेंस के लिए आपको आना ही पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो सच people available on social media from FMG community who are approachable and who would answer your query. आपको ढूंढने पड़ेंगे, True. तो मुझे पता था कभी ना कभी आएंगे वापस यही आएंगे, तो मैं कहीं और वैल्यू ऐड कर दूंगा। Right. So Dr. Yashank, let's end our podcast. एंड मैं एक क्वेश्चन जो आपसे पूछूंगा लास्ट में वो ये है कि अभी जैसे कि FMG एग्ज़ाम आने वाला है एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो एक फाइनल एडवाइस उन स्टूडेंट्स के लिए जो आप देना चाहो। My final advice would be make sure that you are doing that checklist for this exam, and that is true to anybody who is giving the July attempt also. आपने जो सोचा है आप जिस तरीके से प्रिपेयर करके जाओगे, मेक श्योर करो आप वो सब टेक करके जा रहे हो, सो दैट व्हेन यू वॉक इनसाइड दैट एग्जामिनेशन हॉल यू वॉक इन विद अ कॉन्फिडेंस। नंबर 2, ऑन द डे ऑफ एग्जाम मेक श्योर आप जल्दी जा रहे हो, क्योंकि वहाँ पे इतने लोगों को देख के आपको इतना ज़्यादा एंशियस फील हो जाता है, तो उस चीज़ को अवॉइड करो, चुपचाप से जल्दी जाओ, 40 मिनट पहले जाके अपने टेबल बैठ के काम योर नर्व्स, हेड डाउन, बैठ जाओ, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट 3 hours 2.5 hours। फिर आपको ब्रेक जब मिलेगा, 2 पेपर 1 पेपर 2 होता है, यू गेट अ ब्रेक इन बिटवीन, रश आउट, क्लोज योर ईयर्स, कोई आंसर डिस्कस करेगा सुनना ही नहीं है, कोई बात करेगा सुनना ही नहीं है, गो आउट, ईट समथिंग लाइट, आलू के पराठे मत खाना सो जाओगे पेपर 2 में, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग दैट, तो थोड़ा सा लाइट खाओ, अगेन पेपर 2 के टाइम गो अर्ली, काम योरसेल्फ, अटेम्प्ट फॉर योर एग्जाम, यू विल श्योरली वॉक आउट पासिंग दिस एग्जाम। मत करना ये गलती कि लास्ट के 2 मिनट में घुस रहा हूँ, मुझे और टाइम मिल जाएगा बाहर पेरेंट्स के साथ या बुक्स के साथ, जो तुमने पढ़ना था 6 महीने में पढ़ लिया, अब एंड टाइम पे ये सब हरकतें मत करो, अल्टीमेटली तुम्हें जो तुम अभी पढ़ रहे हो तुम्हें याद ही है एक्चुअली, तभी तुम उसको दोबारा देख रहे हो और पेपर में याद आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और बहुत बड़ा मार्जिन है 150 और 300 के नंबर के बीच में, तो एक चीज़ पढ़ के तुम बहुत कुछ डिफरेंस नहीं लेके आ पाओगे एट द एंड मूवमेंट, राइट, अनटिल अनलेस यू आर नॉट स्कोरिंग फेलिंग एट 149, बट स्टिल प्रिपेयर योरसेल्फ इन दिस रिमेनिंग डेज, या अपने अगर जुलाई वाले सुन रहे हैं अपने आप को उतना प्रिपेयर कर लो कि तुम एक कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, एंड एज आई ऑलवेज से रिजल्ट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर हार्ड वर्क, इफ यू वुड हैव वर्कड हार्ड इन अ जेन्युइन डायरेक्शन विद ऑल द एफर्ट्स, विद ऑल द पोटेंशियल यू हैड, you will surely come out passing this exam. There is no way that you are failing it. Nice. बहुत अच्छी एडवाइस है गाइस, प्लीज़ डॉक्टर यशांक को सुनना। एंड डॉक्टर यशांक, थैंक यू सो मच यार अपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालने के लिए, एंड इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन एंड इतनी वैल्यूएबल इनसाइट्स अपनी देने के लिए। आई होप कि ये पॉडकास्ट काफ़ी लोगों तक पहुँचेगा एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा उन लोगों के लिए जो कि जाना चाहते हैं बाहर से एंड MBBS करना चाहते हैं, या फिर जो MBBS कर चुके हैं और जो FMG एग्ज़ाम देना चाहते हैं अभी। Exactly. I think thank you so much for creating this platform where I could share my insights, and no matter how many people hear this podcast, but जितने भी सुनेंगे, I hope at least I could add 1% value when it comes to your MBBS abroad journey. Right. So each insight comes from the experience of mine since last 6 years. So it's not something which I'm just saying it out. I've lived it throughout. So I'm pretty sure that it would help you out
ट्राई इम्प्लीमेंटिंग इट, जस्ट डोंट थिंक कि मैं बस ऐसे ही कुछ भी बोल के गया हूँ इस पॉडकास्ट में. Everything would make sense once you also start living it firsthand. So thank you so much for the invite, and all the best for your all the future podcasts and your future journey. थैंक यू And सो thank you मच. so much. थैंक यू यशांक, थैंक यू सो मच. सो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा पॉडकास्ट डॉक्टर यशांक के साथ. आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड इंसाइटफुल लगी होगी. एंड अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना. थैंक यू सो मच.